अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं वसील सर फ्रॉम स्काई क्लासेस। एक बार फिर बेटा आपके सामने हाजिर। तो आज जो है ना बेटा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम आज 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसी सेशन के साथ बायोटेक्नोलॉजी के जो 12th के आपके दोनों चैप्टर्स है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर्स आज हमारे हो जाएंगे बेटा कंप्लीट। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे बच्चे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या है ये जीन थेरेपी। सबसे पहले याद रखे बेटा, अगर कोई जीन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव जीन, जाहिर सी बात है बेटा, जीन जब डिफेक्टिव होगा तो उसका जो काम वो जो करता था वो भी डिफेक्टिव होगा। तो इसको हम अगर करेक्ट करेंगे, सो द करेक्शन ऑफ द डिफेक्टिव जीन, फॉल्टी जीन, नॉन फंक्शनल जीन या नॉन फंक्शनल। अब फॉल्ट क्या है? या तो वो काम ही नहीं कर रहा तो नॉन फंक्शनल है, या तो वो ऐसा काम कर रहा है जो हमें चाहिए ही नहीं है, यानी कोई अनवांटेड काम हो रहा है, या तो हद से ज्यादा काम कर रहा है, या तो हद से कम काम कर रहा है। तो डिफेक्ट के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, या तो जीन काम ही नहीं कर रहा, या हद से ज्यादा काम कर रहा है, या बिल्कुल कम काम कर रहा है। तो इस डिफेक्टिव जीन को, फॉल्टी जीन को करेक्ट करने का तरीका, इसको हम कहते हैं मेरे बच्चे जीन थेरेपी। इट्स अ हाईली एडवांस्ड प्रोसेस। नंबर 1 तो मैं कहूंगा इट इज बेटा, it is the correction of faulty gene or we can say correction of defective gene। defective gene को अगर करेक्ट किया जाएगा, इस थेरेपी को हम कहते हैं बच्चा जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी इज नथिंग बट द करेक्शन ऑफ फॉल्टी जीन, डिफेक्टिव जीन। मैं इसका प्रोसीजर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमारी एनसीईआरटी ने कहा है, थोड़ा सा ध्यान आप देख लीजिए। नंबर 1, सबसे पहली जीन थेरेपी जो है ना बेटा, वो कब की गई थी और किस में की गई थी, और उस बच्ची में बीमारी क्या थी और किस जीन को ठीक किया गया था, ये सारी डिटेलिंग हमारी बुक ने दी है। नंबर 1 पॉइंट मैं कहूंगा, जो पहली जीन थेरेपी है बेटा, फर्स्ट जीन थेरेपी जो है वो की गई थी 14 सितंबर 1990 में बेटा। 14 सितंबर 1990 में, किस में? इन अ 4 ईयर चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड। उसका नाम था बच्चा अशांति। उस लड़की का नाम क्या था? अशांति। सो तो पहली जीन थेरेपी जो की गई थी वो 14 सितंबर 1990 में की थी। किसने की थी? हमारी एनसीईआरटी ने उन लोगों के नाम नहीं दिए हैं, एक का नाम था ब्लीज और एंडरसन उनको बोलते हैं। सो फर्स्ट जीन थेरेपी वाज डन ऑन 14 सितंबर 1990 इन अ 4 ईयर चाइल्ड नेमली अशांति। अब सवाल है सर, इस अशांति को क्या हुआ था? इसका कौन सा जीन खराब था और उस जीन के खराब होने वजह से इसमें कौन सी बीमारी हुई थी और फिर हमने कैसे इसको ठीक किया? अब जरा ध्यान से देखिए बच्चा। सो अशांति को क्या था बेटा? अशांति को एक बीमारी थी, एक डिसऑर्डर था, एक सिंड्रोम था। अशांति वाज सफरिंग फ्रॉम सिकिड्स था इसको। सिकिड्स क्या है मेरे बच्चे? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहेंगे। तो अशांति का जो इम्यून सिस्टम था बेटा वो काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? उसको एक सिंड्रोम हुआ था। इस सिंड्रोम का क्या नाम था? सिकिड्स, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पूरा इम्यून सिस्टम इसका ठप हो गया था, इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। सो दिस सिंड्रोम इज नोन एज स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सवाल है सर, इसमें ये स्किड हुआ क्यों था? क्योंकि इस अशांति की जो लिम्फोसाइट्स है ना बेटा वो डिफेक्टिव थी। क्या थी बेटा? इसकी लिम्फोसाइट्स थी डिफेक्टिव। अब लिम्फोसाइट डिफेक्टिव कैसे थी? क्योंकि लिम्फोसाइट के अंदर जो जीन था ना बेटा, एडीए जीन, वो डिफेक्टिव था। सो एडीए जीन वाज डिफेक्टिव। अब जाहिर सी बात है बच्चा, अगर एडीए जीन डिफेक्टिव है तो एडीए जीन जिस एंजाइम को बनाता है, जिस प्रोटीन को बनाता है, उसकी तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एडीए जीन डिफेक्टिव जब था तो इस अशांति में हुआ था डेफिशिएंसी ऑफ एडीए एंजाइम। अब सवाल है सर, ये एडीए का फुल फॉर्म बताइए जरा। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई थी एडिनोसिन डीएमाइनेस, adenosine deaminase, and this enzyme is important for the functioning of the lymphocytes यानी इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम के लिए एसेंशियल है। अब जब ये एंजाइम ही नहीं था तो जाहिर सी बात है इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव जीन को ठीक कीजिए, करेक्ट कीजिए, इसको जीन थेरेपी कहते हैं। पहली जीन थेरेपी कब की गई थी बच्चा? 14 सितंबर 1990। किस
किस में की गई थी? एक बच्ची में। बच्ची का नाम बताइए। अशांति। बच्ची की एज एनसीईआरटी ने बताइए 4 ईयर। इस अशांति को कौन सा सिंड्रोम था? सिकिड। सिकिड का फुल फॉर्म बताइए। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम इसका वीक था, इम्यून सिस्टम ठप था। इम्यून सिस्टम ठप क्यों हुआ था? क्योंकि इसकी जो लिम्फोसाइट्स है बेटा वो डिफेक्टिव थी। लिम्फोसाइट्स डिफेक्टिव क्यों थी? क्योंकि लिम्फोसाइट के अंदर जो जीन है एडीए जीन वो डिफेक्टिव था, वो म्यूटेटेड था, वो खराब हुआ था। अब ये एडीए जीन क्या है? इसका फुल फॉर्म बताइए। एडिनोसाइन डीएमाइनेस जीन। जब जीन खराब था तो जाहिर सी बात है जीन कम काम कर रहा था, नॉन फंक्शनल था, तो डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होगा। जब जीन काम नहीं कर रहा है तो एंजाइम नहीं बनेगा। तो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी थी? डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमाइनेस। अब जब एंजाइम की डेफिशिएंसी थी तो इम्यून सिस्टम काम ही, बिकॉज इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए, लिम्फोसाइट को काम करने के लिए चाहिए ये एंजाइम। ये एंजाइम था ही नहीं, इसकी डेफिशिएंसी थी, तो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा। एंजाइम है ही नहीं तो इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। तो हुआ क्या? हमने पहली जीन थेरेपी में, तो फर्स्ट जीन थेरेपी में जो किया गया था, फर्स्ट जीन थेरेपी में यही एडीए जीन करेक्ट किया गया था। एडीए जीन वाज करेक्टेड। तो यहां पे 3 ऑब्जेक्टिव निकलेंगे बेटा। अब यहां का नीट का पॉइंट का भी यहां पे नीट का पॉइंट भी आ गया। सवाल आएगा, बताओ पहली जीन थेरेपी किस में की गई? अशांति में। बताओ जी अशांति को क्या हुआ था? सिकिड हुआ था। सिकिड में कौन सा जीन खराब हुआ था? एडीए जीन। किस एंजाइम की डेफिशिएंसी थी? एडिनोसिन डीएमाइनेस। किन सेल्स में डिफेक्ट था? लिम्फोसाइट में। तो अब इम्यून सिस्टम वीक था। तो पहली जीन थेरेपी में किस जीन को ठीक किया गया? एडीए जीन। पहली जीन थेरेपी में किस बीमारी को ठीक किया गया? सिकिड्स को। अब जरा देखिए प्रोसीजर क्या किया गया था। सबसे पहले प्रोसीजर पढ़ने से पहले याद रखिए, तो जीन थेरेपी के हम पहला टाइप है बेटा इन वीवो जीन थेरेपी। इन वीवो कहते हैं बेटा हम सेल्स को बाहर नहीं निकालते हैं, विद इन द बॉडी ही इनको करेक्ट करते हैं। यानी जो डिफेक्टिव जीन है दैट इज करेक्टेड, डिफेक्टिव जीन इज corrected inside the body without taking the cells out। यानी हमने डिफेक्टिव सेल्स को बाहर नहीं निकाला, यानी हमने बॉडी के अंदर ही जीन को ठीक किया। इसको कहेंगे इन वीवो जीन थेरेपी। डिफेक्टिव जीन इज करेक्टेड विद इन द बॉडी, विद इन द सेल्स, विदाउट टेकिंग देम आउट ऑफ द बॉडी। नंबर 1। नंबर 2 है बेटा इन विट्रो जीन थेरेपी। इन विट्रो जीन थेरेपी में क्या करते हैं बेटा? डिफेक्टिव सेल्स टेकन आउट, डिफेक्टिव सेल्स को लिया जाता है बाहर, वहां बाहर जाके फिर लैब के अंदर जहां भी टेकन आउट, फिर उनका जो डिफेक्टिव जीन है वो करेक्ट किया जाता है। डिफेक्टिव जीन करेक्टेड, और उसके बाद अब ये जो फंक्शनल सेल्स है, फंक्शनल सेल्स हैविंग द फंक्शनल जीन, उसके बाद फिर इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द बॉडी। इसको हम कहेंगे इन विट्रो। अगर आपने जीन को ठीक किया बॉडी के अंदर, सेल्स को बाहर नहीं निकाला, तो इसको कहेंगे इन वीवो जीन थेरेपी। अगर आपने सेल्स को बाहर निकाला, डिफेक्टिव सेल्स को बाहर निकाला, बाहर निकाल के उनका जीन ठीक किया और उसके बाद उन सेल्स को रीइंट्रोड्यूस किया, इसको कहते हैं इन विट्रो। और अशांति में जो किया गया था ना, अशांति में, सिकिड्स में, पहली जीन थेरेपी में यह किया गया था इन विट्रो। सो द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज इन विट्रो जीन थेरेपी। ये याद रखिएगा। यानी जहां पे डिफेक्टिव सेल्स को बाहर लिया गया, बाहर जाके उनका जीन ठीक किया गया, और फिर जब वो सेल्स ठीक हो गई उनको वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया इनटू द बॉडी। याद रखिए। अगला, और याद रखिएगा बेटा सोमैटिक सेल जीन थेरेपी जो है ना दैट इज अलाउड। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी जो है दैट इज allowed। germ cell gene therapy is not allowed। germ cell gene therapy is not allowed due to ethical reasons। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर जीन खराब हो गया सोमैटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में, उसको जीन थेरेपी आप कर सकते हो, दैट इज अलाउड। लेकिन अगर जर्म सेल्स में गड़बड़ हुआ, वहां जीन थेरेपी अलाउड नहीं। अब सवाल है सर वहां क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि जर्म सेल हम जानते हैं बेटा सेक्स सेल्स है, इनसे ऑफस्प्रिंग बनने वाला है। अगर जीन थेरेपी करते करते कोई डिफेक्ट हो
हो गया, कोई नई म्यूटेशन हो गई, वो तो आगे ऑफस्प्रिंग्स में जाएगी ना बेटा। तो अगर सोमैटिक सेल्स में जीन थेरेपी करते करते कोई गड़बड़ हुआ, वो सिर्फ उसी सेल में रहेगा, वो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म में रहेगा, आगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि सोमैटिक सेल से तो ऑफस्प्रिंग नहीं बनता। लेकिन अगर जर्म सेल्स के अंदर छेड़खानी करते करते, जीन थेरेपी करते करते कोई नई गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ तो आगे बच्चों में जाएगी ना। दैट इज वाई फॉर एथिकल रीजंस जर्म सेल जीन थेरेपी इज नॉट अलाउड, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी इज अलाउड। अब देखो जी क्या हुआ था पहली जीन थेरेपी में, कैसे किया गया था एडीए जीन। ठीक, प्रोसीजर देखो क्या किया था प्रोसीजर में। सबसे पहले जो डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स उनको निकाला गया अशांति से बाहर। तो लिम्फोसाइट्स हैविंग डिफेक्टिव, जिनके अंदर डिफेक्टिव एडीए जीन था, उनको निकाला गया बाहर। डिफेक्टिव जीन टेकन आउट ऑफ द बॉडी। तो जाहिर सी बात है ये इन वीवो तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है ये इन विट्रो होगा, क्योंकि अब हमने सेल्स को निकाला बाहर। तो क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने अशांति की लिम्फोसाइट्स को निकाला बाहर, जिनके अंदर एडीए जीन डिफेक्टिव था, खराब था, तो निकाला बाहर, बॉडी से बाहर। तो इन विट्रो जीन थेरेपी है ये, नंबर 1। फिर उसके बाद बाहर निकाल के क्या किया गया, तो डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया गया। डिफेक्टिव एडीए जीन जो है ना बच्चा, उसको करेक्ट किया गया, करेक्टेड, उसको ठीक किया गया, डिफेक्टिव जीन को ठीक किया गया। उसके बाद लिम्फोसाइट्स रीइंट्रोड्यूस किए गए, reintroduced into the body of the अशांति, reintroduced into the body वापस। अब अशांति के अंदर क्या होगा, अब अशांति के अंदर तो लिम्फोसाइट्स फंक्शनल है, अब उनके अंदर अब जीन तो ठीक हो गया था। तो लिम्फोसाइट्स हैविंग फंक्शनल, अब तो फंक्शनल है ना बच्चा, अब तो फंक्शनल एडीए जीन, अब तो फंक्शनल हो गया ना, अब तो ठीक हो गया। हैविंग द फंक्शनल एडीए जीन, उसने क्या किया बेटा, उसने सिंथेसाइज किया अशांति के अंदर, सिंथेसाइज एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डीएमाइनेस। तो जाहिर सी बात है जब एंजाइम बन गया, इस एंजाइम की कमी थी ना, वो कमी पूरी हो गई। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल दिस प्रोसीजर एज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑल्सो। तो हम इस थेरेपी का दूसरा नाम दे सकते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूं। तो अशांति की क्या निकाली गई, लिम्फोसाइट, क्योंकि वही तो खराब है, उन्हीं के अंदर तो जीन खराब है। तो लिम्फोसाइट्स को निकाला गया बाहर, जिनके अंदर डिफेक्टिव एडीए जीन था, तो बॉडी से बाहर निकाला गया। तो इन विट्रो जीन थेरेपी है ये। बाहर निकाल के डिफेक्टिव एडीए जीन को ठीक किया गया, करेक्ट किया गया। अब ये सेल्स ठीक हो गई, अब इनका जीन ठीक हो गया, वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया मेरे बच्चे विद इन द बॉडी। अब अशांति के अंदर लिम्फोसाइट फंक्शनल है, अब इनका जीन फंक्शनल है। अब इन फंक्शनल एडीए जीन्स ने सिंथेसाइज किया एंजाइम, तो जिस एंजाइम की कमी थी वो कमी पूरी हो गई, तो एंजाइम रिप्लेस हो गया। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस थेरेपी एज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये हो गई एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब जरा देखो बच्चा, अब एंजाइम तो बन गया, और जब एंजाइम बनेगा तो इम्यून सिस्टम काम करेगा, इम्यून सिस्टम काम करेगा तो सिकिड्स डिजीज अब नहीं हो गई, तो ट्रीटमेंट तो हो गया ना। लेकिन इसका एक कॉम्प्लिकेशन है बेटा, ये जो प्रोसीजर है इट इज अ टेम्परेरी क्योर, ये परमानेंट क्योर नहीं है। अब सवाल है सर ये टेम्परेरी क्योर क्यों है, क्योंकि आपने लिम्फोसाइट निकाली, उनका जीन ठीक किया और वापस डाला बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लिम्फोसाइट्स मर जाएंगी, क्योंकि लिम्फोसाइट इमॉर्टल तो नहीं है, वो तो मॉर्टल है, उसका तो लिमिटेड लाइफ स्पैन है। तो टेम्परेरी क्योर क्यों, बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल। ये इमॉर्टल नहीं है, ये इमॉर्टल नहीं है, मर जाएंगी, बल्कि इनका लिमिटेड लाइफ स्पैन है। तो ये इमॉर्टल थोड़ी है, तो लाइफ स्पैन लिमिटेड है, तो कुछ दिनों के बाद तो मर जाएंगी, लाइफ स्पैन लिमिटेड। तो अगर कुछ दिनों के बाद जिन लिम्फोसाइट को आपने ठीक किया वो कुछ दिनों के बाद मर गई, तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर से लिम्फोसाइट निकालना है, फिर से उनको ठीक करना है, फिर से वापस डालना है, फिर वो मर जाएंगी कुछ दिनों के बाद, फिर से नई लिम्फोसाइट निकालना है। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस ट्रांसफ्यूजन्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज अ हेक्टिक प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस ट्रांसफ्यूजन्स रिक्वायर्ड। तो ये जो जीन थेरेपी आपने पढ़ी बच्चा, ये परमानेंट क्योर नहीं है, ये तो
टेम्परेरी क्योर है, क्योंकि आपने सेल्स निकाली, सेल्स का जीन ठीक किया, वापस रीइंट्रोड्यूस किया, और कुछ दिनों के बाद वो सेल्स मर गई जिनको आपने ठीक किया, तो फिर से नई खराब सेल्स बन गई, तो फिर से उनको निकाला, फिर से उनको ठीक किया, फिर से वापस डाला, तो निकाला डाला निकाला डाला, तो कंटिन्यूअस ट्रांसफ्यूजन्स आर रिक्वायर्ड। क्या इसका कोई परमानेंट क्योर हो सकता है? हां, दे कैन बी अ परमानेंट क्योर। तो परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? तो परमानेंट क्योर हो सकता है बेटा, इफ अगर हम लिम्फोसाइट्स को निकालेंगे, इफ लिम्फोसाइट्स हैविंग फंक्शनल, जिनका फंक्शनल एडीए जीन है, अगर आपने क्या निकाली बेटा? लिम्फोसाइट जिनका जीन क्या है? ठीक। कहां से? फ्रॉम द बोन मैरो, फ्रॉम द बोन मैरो, बोन मैरो। if the lymphocytes having functional ADA gene isolated from bone marrow से किया इनको isolate, ठीक है। उसके बाद then introduced at embryonic stage, तो आप अगर आपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये इंट्रोड्यूस किया तो जाहिर सी बात है, तो मैंने क्या कहा बेटा? इट कैन बी अ परमानेंट क्योर। तो अब परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? अगर आप बोन मैरो से निकालोगे लिम्फोसाइट, मगर कौन सी लिम्फोसाइट? जो ठीक होंगी, जिनका एडीए जीन क्या होगा? अरे आपने डोनर के बोन मैरो से क्या निकाला? बोन मैरो से निकाला आपने लिम्फोसाइट, क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही तो बनती है ना सारी ब्लड सेल, तो बोन मैरो के अंदर से क्या निकाला? लिम्फोसाइट। कैसी लिम्फोसाइट? नॉर्मल लिम्फोसाइट। इनका जीन क्या है? एडीए जीन, फंक्शनल जीन। और इन्हीं लिम्फोसाइट्स को आपने इंट्रोड्यूस किया एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आजकल तो आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स है जो बताती है आपको एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, फीटल लाइफ में ही, पैदा होने से पहले ही, कि इसको सिकिड्स होगा आगे जाके, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका जीन खराब है। तो आपने क्या लिया? आपने बोन मैरो लिया डोनर से, उसका जीन क्या है? फंक्शनल एडीए जीन। और जिस बच्चे में ये जेनेटिक डिसऑर्डर आगे जाके पैदा होके होगा, आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, तो बच्चे के एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही उसको क्या मिल गया? नॉर्मल लिम्फोसाइट, नॉर्मल एडीए जीन। तो आगे जाके जिंदगी में जो फिर लिम्फोसाइट बनेंगी वो नॉर्मल होंगी। सो दिस कैन बी अ परमानेंट क्योर। तो क्या इसका परमानेंट क्योर हो सकता है? हां, इसका परमानेंट क्योर हो सकता है। शर्त क्या है? आपको लिम्फोसाइट निकालनी है बोन मैरो से, उनका एडीए जीन होना चाहिए फंक्शनल, और उन फंक्शनल सेल्स को इंट्रोड्यूस करना है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, ताकि इसमें फिर आगे जाके ये बच्चे में बीमारी ना हो, क्योंकि फंक्शनल मिल गई, इसको फंक्शनल मिल गई, तो अब एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही आपने इसको फंक्शनल लिम्फोसाइट देगी, तो पूरी जिंदगी में फिर जो इसको लिम्फोसाइट बनेंगी वो फंक्शनल होंगी। ये हो गया जी बच्चा जीन थेरेपी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज बच्चा, क्या है हमारा अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, RNAi, एंड व्हाट इज हाउ इज रूट नॉट डिजीज प्रिवेंटेड इन द टोबैको प्लांट यूजिंग RNAi। अब जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स में दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड क्वेश्चन। इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो प्रोसीजर, इसका जो मैकेनिज्म है, शायद ही किसी बच्चे को 100% क्लियर हुआ हो, क्योंकि देखा है मैंने तो अक्सर बच्चों में इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन एक नहीं, बहुत सारे, हर पॉइंट पे कंफ्यूजन, हर पॉइंट। ये मैं कह रहा हूं, फिर से ध्यान से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से सब कह रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स में ये क्वेश्चन जो है ना, सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बच्चों को समझने के लिए, और हर बच्चे को हर किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे हल्का सा कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखो बेटा, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम इसको अच्छा देंगे इस सवाल को। अब देखो, व्हाट इज RNA इंटरफेरेंस एंड हाउ इज रूट नॉट डिजीज प्रिवेंटेड इन टोबैको प्लांट यूजिंग RNA इंटरफेरेंस, RNAi। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास बेटा एक जीन है, सो दिस इज द जीन और DNA सेगमेंट। तो मेरे पास जीन है या कहिए DNA सेगमेंट, ठीक है बच्चा। हम जानते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अब देखो बच्चा, इसने किया ट्रांसक्रिप्शन, तो जब DNA ने ट्रांसक्रिप्शन किया, जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया, तो आपके पास mRNA है, ठीक है बच्चा। और mRNA तो हम जानते हैं 5' 3' होती है, आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डिटेल में सर ने आपको पढ़ाया है। फिर ये mRNA करती है मेरे बच्चे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में बनता है हमारा
हमारा अमाइनो एसिड चेन या कहिए प्रोटीन, ये बन गया जी प्रोटीन। अब ध्यान से देखिए, तो डीएनए जीन ने सिंथेसाइज किया एमआरएनए 5-3' एमआरएनए, और एमआरएनए ने सिंथेसाइज किया प्रोटीन। तो डीएनए ने बनाया एमआरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और एमआरएनए ने बनाया प्रोटीन, इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। ये तो हम जानते, इसको सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं फ्रांसिस क्रिक का, दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू द एमआरएनए टू द प्रोटीन। तो इंफॉर्मेशन किसके पास है? इंफॉर्मेशन तो मास्टर के पास है ना, जीन के पास। तो जीन ने इंफॉर्मेशन किसको दी? एमआरएनए को। एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन किसको दी? प्रोटीन को। फिर करेगा काम, अल्टीमेटली काम कौन करता है? प्रोटीन। तो बॉडी में जो कुछ भी होता है काम प्रोटीन करता है, मगर अपनी मर्जी से नहीं करता, प्रोटीन वही करता है जो इसको एमआरएनए ने कहा। मगर एमआरएनए अपनी मर्जी थोड़ी थोपेगा, एमआरएनए वही कहता है जो इसको डीएनए ने कहा है। तो अल्टीमेटली मास्टर तो डीएनए है। एवरीथिंग इज इन द जीन्स, बचपन पे सुनते आ रहे हैं हम दैट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। यस, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन, बट नॉट डायरेक्टली, वाया प्रोटीन्स। जीन synthesizes mRNA, mRNA synthesizes protein, and protein then regulates a particular biochemical function। अब जरा देखिए, अब डीएनए ने बनाया एमआरएनए, एमआरएनए बनाया प्रोटीन। अब देखिए, क्या पता अगर आपकी बॉडी में कोई दुश्मन आया, पैथोजीन आया, तो ये आपका अपना जीन नहीं है। मान लो ये पैथोजेनिक है, ये दुश्मन का जीन है, वायरस का जीन है, किसी नेमेटोड का जीन है, किसी और का जीन पैथोजेनिक, तो मैं इसको कहूंगा इट्स अ पैथोजेनिक जीन। पैथोजेनिक जीन और अनवांटेड जीन जो हम नहीं चाहते थे। तो बॉडी में आया पैथोजीन, दुश्मन, तो दुश्मन का अपना जीन है, अपना जेनेटिक मटीरियल है। सो दिस इज दुश्मन का जीन, अनवांटेड जीन, अनवांटेड पैथोजेनिक। तो इससे जो एमआरएनए बनेगी, सो दिस विल बी पैथोजेनिक एमआरएनए, अनवांटेड एमआरएनए। तो पैथोजेनिक और वी कैन से अनवांटेड एमआरएनए, हमें नहीं चाहिए थी, आ गई एमआरएनए। और अनवांटेड एमआरएनए बनाएगा अनवांटेड प्रोटीन, तो ये बन गया पैथोजेनिक प्रोटीन। तो पैथोजेनिक प्रोटीन या कहिए अनवांटेड प्रोटीन, और इसी पैथोजेनिक प्रोटीन से फिर डिजीज होगी। सो इससे डिजीज होगी, डिजीज होगी। तो कुछ नहीं, मैंने कहा दुश्मन का जीन आया, अनवांटेड जीन, उसने बनाया एमआरएनए, अनवांटेड एमआरएनए, अनवांटेड एमआरएनए ने बनाया प्रोटीन, अनवांटेड प्रोटीन, और अनवांटेड प्रोटीन ने की डिजीज। सो पैथोजेनिक जीन ने सिंथेसाइज किया पैथोजेनिक एमआरएनए, पैथोजेनिक एमआरएनए ने सिंथेसाइज किया पैथोजेनिक प्रोटीन, और पैथोजेनिक प्रोटीन से होगी डिजीज। अब इसको रोकने के दो तरीके हैं बेटा यूजुअली। तो जीन को रोकने के दो तरीके, नंबर 1, या तो कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें डायरेक्टली जीन को साइलेंस किया जाए, यानी जीन को ही साइलेंस करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अगर किसी मेथड से हमने जीन को साइलेंस किया, तो हमने जीन को साइलेंस किया, क्या हमने इसको ट्रांसक्रिप्शन करने दिया? नहीं, हमने डायरेक्टली जीन को इनएक्टिवेट किया, क्लीव किया, डाइजेस्ट किया, साइलेंस किया, इनएक्टिवेट किया, जो भी कहो। तो जीन को हमने नॉकआउट किया। अब न रहा जीन, न बनेगी दुश्मन की एमआरएनए, न बनेगा दुश्मन का प्रोटीन। यानी क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही हमने जीन को इनएक्टिवेट किया। इसको कहेंगे प्री ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। ध्यान से, मैंने कहा मुश्किल टॉपिक है, समझो। तो हमने जीन को डायरेक्टली इनएक्टिवेट किया, न रहा जीन, न बनेगा एमआरएनए, यानी हमने एमआरएनए को बनने नहीं दिया, हमने दुश्मन की एमआरएनए को बनने नहीं दिया, हमने पैथोजेनिक एमआरएनए को बनने नहीं दिया, यानी हमने ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही जीन को इनएक्टिवेट किया। इसको कहते हैं प्री ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। न रहा जीन, न होगी ट्रांसक्रिप्शन, और जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो डिजीज भी नहीं होगी। क्लियर? लेकिन एक और तरीका है, मान लीजिए ध्यान से, अब दुश्मन का जो जीन है ना, उसको इनएक्टिव नहीं हुआ, वो काम कर रहा है। अब दुश्मन के जीन ने किया ट्रांसक्रिप्शन, बना एमआरएनए, और कोई ऐसा मेथड है जिस मेथड से क्या होता है, इस दुश्मन की एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया जाता है और इसको फिर काटा जाता है, क्लीव किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। तो आपने क्या किया? आपने दुश्मन के जीन को, अनवांटेड जीन को डायरेक्टली नहीं इनएक्टिवेट किया, आपने उसको काम करने दिया। जीन ने किया ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन हो गई, एमआरएनए बन गया। लेकिन फिर एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया गया, तो आपने एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया। जब एमआरएनए इनएक्टिवेट होगी तो जाहिर सी बात है ये काम नहीं करेगी, क्लीव किया, डाइजेस्ट किया। अब एमआरएनए जब काम नहीं करेगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो वहां यहां इनहिबिट क्या हुआ? अब ट्रांसलेशन न होगा, ट्रांसलेशन न बनेगा प्रोटीन, न होगा इन्फेक्शन। तो बताओ जी, पहले
पहले वाले मेथड में क्या किया? पहले वाले मेथड में डायरेक्टली जीन को साइलेंस किया, न रहा जीन, न होगी ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही जीन को रोका, उसको कहेंगे प्री ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। जीन को डायरेक्टली साइलेंस किया, जीन एक्टिव नहीं है, अब जीन इनएक्टिव है, साइलेंस हुआ, जीन काम नहीं करेगा बच्चे। जब जीन काम नहीं करेगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो इंफेक्शन नहीं होगा। यह एक तरीका है। दूसरे तरीके में क्या होता है जो हमें पढ़ना है? दूसरे तरीके में जीन तो काम कर रहा है, जीन तो अपना काम कर रहा है, जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया तो ट्रांसक्रिप्शन हो गई, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो ही जीन ने की, जो ही एमआरएनए बना, अब इस एमआरएनए को रोका गया, एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया गया, एमआरएनए को काटा गया। तो अब बताओ, ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी पहले हुई थी, तो ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, तो जो कुछ भी हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के बाद तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कहेंगे। तो जब एमआरएनए इनएक्टिवेट हुआ तो अब ये प्रोटीन नहीं बने, तो कौन सा प्रोसेस इनहिबिट हुआ? एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया गया तो ट्रांसलेशन इनहिबिट हुआ। जब ट्रांसलेशन नहीं होगा प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं हमने किसको इनएक्टिवेट किया? हमने एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया। लेकिन मैं कहूंगा, अरे सुनो, मैं कहूंगा हमने जीन को इनएक्टिवेट किया। आप कहोगे सर ये कौन सी नई बात आपने कही, हमने तो जीन को इनएक्टिवेट किया ही नहीं, हमने तो एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया। अरे बच्चों, जीन को इनएक्टिव करने का मतलब इनडायरेक्टली है, नहीं नहीं एमआरएनए। आप कहोगे सर आप कैसे कहते हो, आपने तो एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया, जीन को कहां किया? मैं कहूंगा बच्चे, एमआरएनए का इनएक्टिव होना इनडायरेक्टली जीन का इनएक्टिव होना होता है। क्यों? क्योंकि जीन क्या चाहता था? जीन चाहता था एमआरएनए बने और एमआरएनए से प्रोटीन बने और प्रोटीन से फिर इन्फेक्शन हो। तो हमने जीन के साथ कुछ नहीं किया, जीन ने काम किया, एमआरएनए बना, हमने एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया। जब एमआरएनए इनएक्टिवेट हुई तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो जो जीन चाहता था वो नहीं होगा, मगर हमने जीन को डायरेक्टली नहीं रोका, बल्कि हमने जीन को जीन चाहता था प्रोटीन बने। अब इस जीन के चाहने को रोकने के दो तरीके, या तो जीन को डायरेक्टली रोको, इसको कहेंगे प्री ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, या तो जीन को काम करने दो, जब एमआरएनए बनेगा एमआरएनए को रोको। एमआरएनए का रुकना ही जीन का रुकना है। जब एमआरएनए रुका ट्रांसलेशन नहीं होगी, प्रोटीन नहीं बनेगा, जो जीन चाहता था वो नहीं होगा। तो आपने इनडायरेक्टली जीन को ही साइलेंस किया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से पहले कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद? ट्रांसक्रिप्शन के बाद। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। यही है आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं? हम दुश्मन के जीन को इनएक्टिवेट नहीं करते, दुश्मन का जीन काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, एमआरएनए बन गया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा मेथड है जो इस दुश्मन की एमआरएनए को इनएक्टिवेट करेगा। जब दुश्मन की एमआरएनए इनएक्टिवेट हुई, फिर इसको काटा जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, क्लीव, दुश्मन की एमआरएनए खत्म, ट्रांसलेशन नहीं होगा, दुश्मन का प्रोटीन नहीं बनेगा, इंफेक्शन से बच जाएंगे। अब सवाल है, सर इस एमआरएनए को किसने काटा, किसने काटा और किसने इनएक्टिवेट किया? दो अलग चीज है। इनएक्टिवेट करने वाला कौन है और काटने वाला कौन है, वो है, वही तो देखना है। तो मैं कह सकता हूं बच्चा, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? सो इसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, यानी ये जीन को रोकने का एक तरीका है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। साइलेंसिंग यानी आपने जीन को साइलेंस किया, इनएक्टिवेट किया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से पहले के ट्रांसक्रिप्शन के बाद? ट्रांसक्रिप्शन के बाद, यानी जीन ने पहले एमआरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, आपने फिर उस एमआरएनए को इनएक्टिवेट किया। तो इसमें क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है? इसमें होता है इनएक्टिवेशन, उसके बाद इनएक्टिव के बाद उसको काटा जाता है, क्लेवेज। किसको, कौन करता है? क्लेवेज ऑफ कौन किसका? पैथोजेनिक, जो दुश्मन की एमआरएनए है, पैथोजेनिक एमआरएनए, मगर पैथोजेनिक एमआरएनए, और हम कहेंगे वो एमआरएनए जो हमें नहीं चाहिए, जिसका प्रोटीन हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड एमआरएनए। डायरेक्शन होती है उस एमआरएनए की 5' 3'। कौन करेगा उसको? यूजिंग, ये करेगा कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस, इनके जरिए ये करती है। तो दुश्मन की एमआरएनए को, अनवांटेड एमआरएनए को इनएक्टिवेट करती है ये स्मॉल
कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस। आप कहोगे सर ये क्या होती है, तो कुछ समझ नहीं आया, अभी समझ आ जाएगा। तो इनके जरिए, तो ये है वो जो इनको इनएक्टिवेट करते, फिर काटता कोई और है, वो एंजाइम कौन है वो देखते हैं, आगे देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो जाहिर सी बात है ये तो फिर डिफेंस हो गया ना, तो इट्स अ डिफेंस। तो मैं कहूंगा आरएनए इंटरफेरेंस इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, इट्स अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ये सेल्यूलर डिफेंस का एक मेथड है बेटा, किन में प्रेजेंट है, ये यूकैरियोट्स में होता है, याद रखना, चाहे प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, तो प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, तो एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। यहां तक आगे अब बढ़ने से पहले इसको थोड़ा रिवाइंड करते, मैंने कहा था ये मुश्किल टॉपिक है, अभी इसका मैकेनिज्म आएगा, इसीलिए मैंने कहा था बच्चों को ये समझ ही नहीं आता। वापस आ जाओ, टॉपिक का नाम बताओ, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस का दूसरा नाम बताओ जी, आरएनए इंटरफेरेंस को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। आपकी बॉडी में कौन आ गया, आपकी बॉडी में दुश्मन आ गया, दुश्मन का जीन आ गया, पैथोजेनिक जीन, पैथोजेनिक जीन, अनवांटेड जीन, या तो दुश्मन का जीन है या तो कोई अनवांटेड जीन है जो आप नहीं चाहते ये काम करे, तो पैथोजेनिक जीन, अनवांटेड जीन। अनवांटेड जीन ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन, तो बनी अनवांटेड एमआरएनए। अनवांटेड एमआरएनए क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, बनेगा अनवांटेड प्रोटीन, पैथोजेनिक प्रोटीन, जिससे डिजीज होगी। अब इस डिजीज से बचने के दो तरीके हैं, नंबर वन, या तो डायरेक्टली जीन को साइलेंस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन से पहले, इसको कहेंगे प्री ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, डायरेक्टली जीन को इनएक्टिवेट किया गया। तरीका नंबर दो, तरीके नंबर दो में क्या होता है, जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया तो एमआरएनए बन गया। अब आपने किसको इनएक्टिवेट किया, एमआरएनए को। जब इनएक्टिवेट एमआरएनए हुई, दुश्मन की एमआरएनए, न रही दुश्मन की एमआरएनए, न होगा ट्रांसलेशन, न बनेगा दुश्मन का प्रोटीन, तो इसका मतलब आपने प्रोटीन को बनने नहीं दिया तो डिजीज नहीं होगी। लेकिन आपने जीन को डायरेक्टली नहीं रोका, आपने जीन को इनडायरेक्टली रोका। किसको, एमआरएनए। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपने रोका, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड। यही मैंने कहा था, इट्स ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। इसमें क्या होता है, इनएक्टिवेट किया जाता है, काटा जाता है, किसको, दुश्मन की एमआरएनए को, अनवांटेड एमआरएनए को, 5'3' वाली एमआरएनए को। क्यों, क्योंकि अगर वो एक्टिव रही वो तो प्रोटीन बनाएगी, उससे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सवाल है कौन इनएक्टिव करता है इस अनवांटेड एमआरएनए को, दुश्मन की एमआरएनए को, वो होती है छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस, डिफेंस की आरएनएस। तो दिस मेथड इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, और ये डिफेंस देखा गया है यूकैरियोट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। तो आई होप बेटा यहां तक ये क्लियर हुआ होगा। अब ये जो स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, उसकी एग्जांपल जो ये करती है, एग्जांपल ऑफ स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ना, ये जो दुश्मन की आरएनए को रोकती है, उनकी जो एग्जांपल है दैट इज एसआईआरएनए, एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनएस, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनएस, एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, जो दुश्मन की एमआरएनए को रोकती है और उसको काम करने नहीं देती, उसको प्रोटीन बनाने नहीं देती, वो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एक टाइप है एसआईआरएनए, आल्सो नोन एज स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। याद रखना, इस आरएनए इंटरफेरेंस में हमने देखा अभी, तो क्या हुआ, दुश्मन की एमआरएनए को रोका गया। जब दुश्मन की एमआरएनए रुकी, उसने प्रोटीन नहीं बनाया, यानी आरएनए इंटरफेरेंस इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन, यानी ये प्रोटीन बनने को नहीं देता। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो इंफेक्शन नहीं होगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस से इनहिबिट होता है ट्रांसलेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, एनसीईआरटी ने एक जबरदस्त लाइन कही है जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, 99% बच्चों को ये समझ नहीं आती। अब देखो वो क्या है। सवाल है सर, एनसीईआरटी ने कहा है द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनी जो दुश्मन की एमआरएनए को काटेगी, फॉर एग्जाम्पल एसआईआरएनए, फॉर एग्जाम्पल एसआई, इसका सोर्स क्या है, ये कब बनती है, कैसे बनती है। एनसीईआरटी ने कहा है द सोर्स इज इन्फेक्शन ड्यू टू आरएनए वायरस, यानी रेट्रोवायरस having viruses, viral infection, having double stranded RNA genome, जिसका जीनोम RNA होगा मगर डबल स्ट्रैंडेड,
और एनसीईआरटी ने कहा है, ये जबरदस्त लाइन के बच्चों को कंफ्यूजन करती है लाइन, ट्रांसपोजन्स। ये जो लाइन है ना, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस लाइन पे। ट्रांसपोजन्स और इनको कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा, ये बड़ी जबरदस्त लाइन कही है, ये दैट रेप्लिकेट वाया, ये बड़ी खतरनाक लाइन है। आरएनए इंटर में बच्चों को समझ ही नहीं आती, रट्टा मारते हैं बच्चे। दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, क्या क्या बच्चा, दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। ये सीधे मैंने एनसीईआरटी का एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लिया बोर्ड पे, देखो क्या कह रहा है। क्या कह रही है एनसीईआरटी, द सोर्स ऑफ द कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए, ये जो बॉडी के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनी जो दुश्मन की एमआरएनए को काटेगी, तो कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए फॉर एग्जांपल एसआरएनए, ये बनती कैसे, इसका सोर्स क्या है। सोर्स है जब इंफेक्शन होगा बॉडी में। इंफेक्शन करेगा कौन, इंफेक्शन करता है वायरस। तो जब वायरस करेगा इंफेक्शन तो ये बनेगी, तो इसका मतलब ये बनती है वायरल इंफेक्शन में। मगर वो वायरस कौन सा होना चाहिए, वो आरएनए वायरस होना चाहिए, रेट्रो वायरस होना चाहिए। उसका जीनोम क्या होना चाहिए, या तो उसका जीनोम होना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बस इतना ही बच्चे याद रखते, इसके बाद समझ ही नहीं आता। या तो उनका जीनोम होना चाहिए ट्रांसपोजन्स, ट्रांसपोजन्स को हम दूसरा नाम कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, लेकिन वो ट्रांसपोजन होना चाहिए इस वायरस का जीनोम जो रेप्लिकेट करेगा वाया आरएनए इंटरमीडिएट। ये लाइन कहोगे सर ये तो पल्ले ही नहीं पड़ी, ये तो ऊपर चली गई, ये तो बाउंसर हो गया ऊपर से। अब देखो इसका मतलब, अब मतलब नजर रखो, तो आपकी सेल्स में ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कब बनती है। नंबर 1, जब बॉडी में आएगा कौन, वायरस, तो ये वायरस आएगा। मगर वायरस क्या होना चाहिए, उसका जीनोम होना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। आप कहोगे सर कैसे बनती है, वो सब पढ़ाऊंगा, फिलहाल याद रखो। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एसआईआरएनए, जो दुश्मन की एमआरएनए को आगे जाके इनएक्टिवेट करेगी, ये कब बनती है बॉडी में, जब बॉडी में इंफेक्शन होगा। इंफेक्शन किसका होगा, वायरस का। लेकिन वायरस शर्त क्या है, वायरस का जीनोम होना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या तो इसका जीनोम होना चाहिए ट्रांसपोजन। अब देखो सर ये ट्रांसपोजन क्या है, आपने पढ़ा होगा बॉटनी के अंदर या जेनेटिक्स के अंदर, ट्रांसपोजन्स को हम कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, या इनको कहते हैं जंपिंग जीन्स। तो जाहिर सी बात है ये जो ट्रांसपोजन्स है ना, इनको जंपिंग जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, जंपिंग जीन्स कहते हैं इनको, या इनको कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। तो या तो कहेंगे जंपिंग जीन्स बच्चा, या तो कहेंगे बच्चा, बोलो, या तो कहेंगे जंपिंग जीन्स, या तो कहेंगे मेरे बच्चे इनको, या तो जंपिंग जीन्स या तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। अब सवाल है सर ये जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है ये है क्या, ये जंपिंग जीन क्या है, ये तो जीन तो होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो या तो इस वायरस का जीनोम होना चाहिए आरएनए, मगर आरएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या तो ये जीनोम होना चाहिए बच्चा जी ट्रांसपोजन। और ट्रांसपोजन क्या होता है, ट्रांसपोजन होता है जंपिंग जीन, और जंपिंग जीन क्या है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो या तो इस वायरस का जीनोम होना चाहिए आरएनए डबल स्ट्रैंडेड, या तो जीन होना चाहिए इसका जीनोम होना चाहिए डीएनए। मगर कौन सा डीएनए, जो ट्रांसपोजन होगा, जंपिंग जीन होगा। अब जरा देखो बेटा, हम जानते हैं ये जो ट्रांसपोजन्स है ना, जंपिंग जीन्स, इनको डिस्कवर किया था सबसे पहले बारबरा मैक्लिंटॉक ने, मेज के अंदर पढ़ा होगा आपने। ये जो ट्रांसपोजन्स है ना, ये जीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जीन्स, यानी ये डीएनए सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए सेगमेंट्स, जो कंटिन्यूअसली अपनी लोकेशन चेंज करते हैं जीनोम के अंदर। कैसे करते हैं वो तो देखेंगे बाद में। अब देखो ये जो क्या करते हैं, तो अब इनका जीनोम क्या है, जीन है। मगर एनसीईआरटी ने आगे कहा है इन वायरस का जीनोम होना चाहिए या तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड, या तो होना चाहिए ट्रांसपोजन, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। ट्रांसपोजन यानी जंपिंग जीन, यानी डीएनए का सेगमेंट, लेकिन दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, जो रेप्लिकेट करना चाहिए आरएनए। तो इसका मतलब ये ट्रांसपोजन क्या है, ट्रांसपोजन क्या है, ये ट्रांसपोजन तो डीएनए है ना, ये क्या है, ये ट्रांसपोजन क्या है, ये तो डीएनए है ना, जीन है डीए। मगर ये रेप्लिकेट करेगा वाया आरएनए इंटरमीडिएट, यानी ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से बनाएगा आरएनए। तो अब इसका आरएनए इंटरमीडिएट बन गया, तो ये इसने ट्रांसक्रिप्शन की। अब जब ये आरएनए बनेगा तो फिर ये आरएनए रेप्लिकेट होगा, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। तो ट्रांसपोजन क्या है, ये वायरस क्या है, इस वायरस का जीनोम क्या है, आरएनए। तो
तो इसका जीनोम आरएनए, तो आरएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो रेप्लिकेट आरएनए होगा। लेकिन या तो इस वायरस का जीनोम है ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजन क्या है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जंपिंग जीन, यानी वो जीन जो अपनी लोकेशन कंटिन्यूअसली जीनोम में चेंज करता है, यानी ये जीन है, यानी ये डीएनए का सेगमेंट है। तो या तो वायरस का जीनोम होना चाहिए आरएनए या तो डीएनए, मगर कौन सा डीएनए? जो ट्रांसपोजन होगा, जो अपनी लोकेशन चेंज करेगा, और ट्रांसपोजन का डीएनए, लेकिन वो आरएनए इंटरमीडिएट के जरिए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। यानी इस जंपिंग जीन ने यानी डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन के जरिए क्या बनाया? आरएनए। फिर यही आरएनए अपने आप को क्या करेगा? रेप्लिकेट। तो जब इस आरएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट किया तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड से बन गया ना डबल स्ट्रैंडेड, तो बन गया ना फिर से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये बड़ी जबरदस्त बात कही मैंने। तो अल्टीमेटली फिर से बन गया ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो चाहे इस तरीके से आए या इस तरीके से आए, तो फिर से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर से कह रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन। तो बॉडी में ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो दुश्मन की एमआरएनए को रोकती है, बनती कैसे? जब इंफेक्शन होता है वायरस का। वायरस का जीनोम क्या होना चाहिए? या तो डायरेक्टली होना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, खत्म। या तो अगर जीनोम आरएनए नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है आरएनए नहीं होगा तो डीएनए होगा, मगर वो डीएनए होना चाहिए ट्रांसपोजन, वो डीएनए होना चाहिए मोबाइल, वो डीएनए होना चाहिए जंपिंग जीन जो अपनी लोकेशन कंटिन्यूअसली चेंज करता है जीनोम के अंदर। और वो ट्रांसपोजन क्या करेगा? वो ट्रांसपोजन ऐसा ट्रांसपोजन होना चाहिए, वो जीन ऐसा जीन होना चाहिए, वो डीएनए ऐसा डीएनए होना चाहिए जो अपने आप को रेप्लिकेट डीएनए के थ्रू नहीं करे बल्कि आरएनए के थ्रू। तो ट्रांसपोजन क्या होता है? जंपिंग जीन यानी डीएनए का सेगमेंट, मगर वो करता क्या है? वो ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो क्या बनाता है? आरएनए। फिर वो आरएनए रेप्लिकेट करवाता है। तो डायरेक्टली डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ, डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए। फिर आरएनए ने रेप्लिकेशन किया, तो आरएनए ने जब रेप्लिकेशन की अपनी एक और कॉपी बनी, तो बन गया ना फिर से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर आ गया वायरस, चाहे ऐसे अल्टीमेटली आ गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इतना याद रखना, इतना। अब बॉडी में आ गया जी वायरस, आ गया। अब वायरस की वजह से आ गया बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये वायरस का आ गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया वायरस का। अब देखो क्या होगा बच्चे, अब बॉडी के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काटेगा एक एंजाइम, उसको डाइसर एंजाइम कहेंगे या स्लाइसर एंजाइम कहेंगे। तो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस माने न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला। तो ये इसका क्लेवेज करेगा, यानी ये न्यूक्लियस होगा। जब इसने इसको काटा, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, बड़ी सी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, ठीक है बच्चा। जब इसने इसको काटा तो क्या मिला? तो मेरे बच्चे मिले छोटे छोटे फ्रेगमेंट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, इन्हीं को तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या इन्हीं को कहेंगे, क्या कहेंगे इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को? स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस या एसआईआरएनएस, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस। तो बन गया। तो वायरस बॉडी के अंदर आ गया। वायरस का जीनोम क्या है? आरएनए। कैसा आरएनए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। या उसका जीनोम क्या था? ट्रांसपोजन यानी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट यानी जंपिंग जीन। कैसा जीन? जिसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, डीएनए के थ्रू नहीं, आरएनए के थ्रू। यानी उस जंपिंग जीन ने पहले ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए क्या बनाया? आरएनए। फिर उसी आरएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट किया, तो सिंगल से बन गया डबल। तो अब वो वैसे हो या ऐसे हो, अल्टीमेटली वायरस की वजह से आ गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काटा बॉडी के अंदर, यूकैरियोट के अंदर, स्लाइसर एंजाइम ने, डाइसर एंजाइम ने। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट, ये किसकी थी? वायरस की। तो वायरस की जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके अब छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए बॉडी के अंदर। इन्हीं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को, हर फ्रेगमेंट डबल स्ट्रैंडेड होगा, हर फ्रेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर ऊपर एडेनिन है तो नीचे यूरैसिल होगा, ऊपर साइटोसिन है तो नीचे गुआनिन होगा। ये जो छोटे छोटे वायरल आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए, इन्हीं को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और siRNAs। तो बन गया बॉडी में siRNA। अब ये siRNA करेगा क्या? ध्यान से देखो siRNA। तो बन गया siRNA। अब ये siRNA क्या करेगा? एक siRNA को लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये मैंने एक siRNA लिया, तो दिस इज siRNA। अगर ये RNA है तो इसके दो सेगमेंट्स होंगे। तो ये होगी बच्चा 5'3' और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होगा 3'5'। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, ठीक है बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। अब ये जो 5'3' वाली स्ट्रैंड है ना बच्चा, इसको मैं कहूंगा सेंस
और ये जो 3' 5' वाली है बेटा, इसको मैं कहूंगा एंटीसेंस। तो अब siRNA जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसकी 2 स्ट्रैंड्स आ गई। तो siRNA कौन सी है? स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक है 5' 3' दूसरी है 3' 5'। अब इसकी 2 स्ट्रैंड्स हो गई। तो 5' 3' वाले को सेंस कहेंगे, 3' 5' वाले को एंटीसेंस कहेंगे, इसको सेंस कहेंगे, और यही बनाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन इसको बनाना है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो एक एंजाइम आता है बेटा, उसको कहते हैं हम आर्गोनॉट। आर्गोनॉट क्या कहेंगे बच्चा? आर्गोनॉट। आर्गोनॉट ये अकेला एंजाइम नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स को कहते हैं रिस्क आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। मगर वो उतना आपकी एनसीईआरटी ने नहीं कहा, शॉर्ट में याद रखो आर्गोनॉट। तो आर्गोनॉट अकेला नहीं होता, एक बड़े से कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होता है जिसको रिस्क कहते हैं। तो ये आर्गोनॉट क्या करेगा बच्चा? ये इसके साथ बाइंड होगा, किसके साथ? इसके साथ, और इसको काटेगा। तो आर्गोनॉट क्या करेगा? ये क्लीव करेगा, डाइजेस्ट करेगा। क्लीव्स डाइजेस्ट्स किसको बच्चा? सेंस को। सेंस को यानी 5' 3' स्ट्रैंड को। खत्म। तो अब बचा क्या? वहां बचा एंटीसेंस। तो हमारे पास अब बचा एंटीसेंस। एंटीसेंस एंटीसेंस स्ट्रैंड बची siRNA की, वो है 3' 5'। ठीक है जी। अब इसके साथ बाइंड होगा आर्गोनॉट। तो आर्गोनॉट ने इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, फिर खुद इसके साथ बाइंड हो गया। अब आर्गोनॉट एंटीसेंस स्ट्रैंड 3' हैज आर्गोनॉट अटैच्ड। अब आर्गोनॉट इसके साथ अब अटैच्ड है, बाउंड। अब इसके साथ आर्गोनॉट बाउंड हो गया। तो यहां तक अब देखिए, तो अब एंटीसेंस स्ट्रैंड है 3' 5', अब इसके पास है आर्गोनॉट अटैच। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, वापस आ जाओ। हम पढ़ रहे टॉपिक, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा? आरएनए इंटरफेरेंस। बताओ भाई आरएनए इंटरफेरेंस। रिवाइंड कर देता हूं, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए बेटा, ये बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है, तो इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताओ भाई आरएनए इंटरफेरेंस का फुल फॉर्म। आरएनए इंटरफेरेंस का दूसरा नाम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। बताओ इसमें आप क्या करते हो? आप अनवांटेड एमआरएनए को, दुश्मन की एमआरएनए को, पैथोजेनिक एमआरएनए को इनएक्टिवेट करते हो, डाइजेस्ट करते हो, ताकि दुश्मन की एमआरएनए काम ना करे, यानी प्रोटीन ना बनाए, यानी ट्रांसलेशन ना हो। तो इनहिबिट होता है ट्रांसलेशन, क्योंकि अगर दुश्मन की एमआरएनए ने काम किया, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बनेगा, तो इंफेक्शन होगा। तो ये जो दुश्मन की या पैथोजेनिक या अनवांटेड एमआरएनए है, एमआरएनए 5' 3', इसको जो इनएक्टिवेट करेगा उसी को कहते हैं स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये डिफेंस का मैकेनिज्म है जो यूकैरियोट्स के अंदर है। अब सवाल है ये बनती कैसे है? ये जो स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो दुश्मन की एमआरएनए को इनएक्टिवेट करती है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारी बॉडी में यूकैरियोट्स में बनती कैसे? ये कब बनती है? ये बनती है बच्चा, उसका सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसकी एग्जांपल है siRNA, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो पैथोजेनिक एमआरएनए को रोकेगी काम करने से। ठीक है बच्चा। ये कैसे बनती है? जो बॉडी में इंफेक्शन होता है। इंफेक्शन कैसे होगा? वायरस का। वायरस का जीनोम होना चाहिए या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर इसका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होगा तो फिर होना चाहिए ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजन यानी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, यानी डीएनए, यानी वो डीएनए जो जंपिंग जीन है, जो लोकेशन चेंज करता है जीनोम में। मगर वो क्या करना चाहिए? वो जीन पहले रेप्लिकेट खुद नहीं करना चाहिए डीएनए, वो आरएनए के जरिए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। तो या तो जीनोम होगा वायरस का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए, या तो जीनोम होगा ट्रांसपोजन यानी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, या तो यानी जंपिंग जीन, यानी ऐसा डीएनए जो अपने आप को रेप्लिकेट खुद नहीं करता है एज डीएनए, बल्कि रेप्लिकेट करता है एज आरएनए। यानी ये पहले करेगा ट्रांसक्रिप्शन, बनाएगा आरएनए, फिर यही आरएनए करेगा अपने आप को रेप्लिकेट, तो सिंगल आरएनए बन गया डबल स्ट्रैंडेड। तो चाहे ऐसे आया या ऐसे आया, तो बॉडी में आया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब जब ये डबल स्ट्रैंडेड बॉडी वायरस के जरिए अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बॉडी में आ गया, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की 2 स्ट्रैंड्स है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काटेगा एक एंजाइम, एंजाइम का नाम है डाइसर या स्लाइसर, न्यूक्लियस से काटेगा, क्लेवेज करेगा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ही हम कहते
कहते स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रेगमेंट्स या siRNAs। अब देखो, अब ये जो छोटे छोटे डबल स्ट्रैंड आरएनए के फ्रेगमेंट बने, इनकी दो स्ट्रैंड है 5' 3' 5'। इनमें से जो 5' 3' है, जिसको सेंस स्ट्रैंड कहते, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, ये खत्म होगी। कौन करेगा? आर्गोनॉट। तो आर्गोनॉट ने इस siRNA की डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की छोटी आरएनए की किस वाली स्ट्रैंड को हटाया? सेंस वाली को हटाया, 5'3" को। तो अब बचा क्या? एंटीसेंस। तो अब बचा खाली एंटीसेंस 3'5" बचा। तो बचा खाली अब 3'5", और 3'5" के साथ अटैच कौन है? आर्गोनॉट। अब देखो क्या होगा। तो अब बॉडी में क्या है बेटा? अब बॉडी में बचा है 3'5" स्ट्रैंड, और जिसके साथ है आर्गोनॉट। तो यही बचा siRNA का, यही वाली स्ट्रैंड बची, यानी इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे एंटीसेंस बची। सेंस तो खत्म हो गई ना, अब एंटीसेंस बची। अब अगर बॉडी में दोबारा कभी इंफेक्शन होगा, दोबारा कोई पैथोजिन आएगा, मान लो यही वायरस फिर से आया, या कोई और पैथोजिन आया, कोई निमेटोड आया, कोई पैथोजिन, अब जब बॉडी में इंफेक्शन अगली बार होगा, तो अब नेक्स्ट टाइम जब होगा, तो मान लीजिए नेक्स्ट टाइम क्या हो गया? बॉडी में इंफेक्शन हो गया, तो पैथोजीन आ गया, तो पैथोजीन ने आरएनए बनाई, तो ये पैथोजेनिक एमआरएनए आ गई, दुश्मन की एमआरएनए। तो ये इसकी स्ट्रैंड है 5' 3'। सो दिस इज द पैथोजेनिक एमआरएनए। तो मान लो बॉडी में दोबारा कभी पैथोजीन आया, जब दोबारा कभी बॉडी में पैथोजीन आया ना, तो पैथोजीन क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, एमआरएनए, और ये एमआरएनए आगे जाके बनाएगी दुश्मन का प्रोटीन, तो इंफेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी बॉडी में आपके पास क्या है? आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए siRNA की कौन सी स्ट्रैंड है? 3' 5', और उसके साथ ऑलरेडी कौन है? आर्गोनॉट। फिर ये वाली जो है ना, ये इसको स्कैन करेगी, ये वाली एंटीसेंस स्कैन करेगी, पूरी स्कैन करेगी, जहां इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वहां बाइंड होगी। मान लो इस जगह पे उसको मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यहां याद रखो, याद हो, स्कैन यहां मिल गया, यहां। तो अगर मान लो ऊपर मान लो एडेनिन था और इसमें यूरेसिल होगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, उसमें साइटोसिन था तो इसमें गोनिन होगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। ये देखो 3 बॉन्ड बनाएगा बच्चे, 3 बॉन्ड बनाएगा। और मान लो वहां पे गोनिन था तो यहां पे साइटोसिन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ हुआ क्या? तो बॉडी में ऑलरेडी क्या मौजूद है? बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है siRNA, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का कौन सा हिस्सा? एंटीसेंस वाला 3' 5', और उसके साथ अटैच कौन है? आर्गोनॉट। और बॉडी में नेक्स्ट टाइम फिर से इंफेक्शन हुआ, फिर से दुश्मन आया, दुश्मन की एमआरएनए बन गई, पैथोजेनिक एमआरएनए है ये 5' 3', और ये पैथोजेनिक एमआरएनए 5' 3' बनाएगी प्रोटीन। अगर इसने प्रोटीन बनाया तो इंफेक्शन हुआ ना। अब देखो होगा क्या? जो ही ये दुश्मन की एमआरएनए बॉडी के अंदर आएगी और प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगी, आपकी बॉडी में ये जो एंटीसेंस है ना siRNA 3'5, ये इसको स्कैन करेगी, जहां इसको सीक्वेंस मिला कॉम्प्लीमेंट्री, वहां बाइंड होगी। और जब इसने बाइंड किया तो इसका मतलब इस दुश्मन की एमआरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए होना चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि प्रोटीन बनाती है हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए 5' 3'। लेकिन हमारी जो ये एंटीसेंस वाली स्ट्रैंड है जो 3' 5' है, इसने इसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो दुश्मन की एमआरएनए, पैथोजेनिक एमआरएनए इनएक्टिवेट हो गई। तो पैथोजेनिक एमआरएनए क्या हो गई? पैथोजेनिक एमआरएनए हो गई इनएक्टिवेट किसने किया? इसी ने, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की किस स्ट्रैंड ने इनएक्टिव किया? एंटीसेंस वाली ने, 3'5 ने। और 3'5 ने क्या किया? इस दुश्मन की एमआरएनए को स्कैन किया, जहां पे सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री मिला वहां बाइंड हो गया। और जब ये बाइंड हो गया, जब तक ये इसके साथ बाइंड हुआ है, पैथोजेनिक एमआरएनए इनएक्टिव हो गई। अब ये काम नहीं करेगी, क्योंकि काम करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए इसको अकेले होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। तो इनएक्टिवेट हो गया, तो इनएक्टिवेशन हो गई पैथोजेनिक एमआरएनए। फिर उसके बाद आपको याद है मैंने कहा इसके साथ आर्गोनॉट भी तो है, आर्गोनॉट। फिर ये आर्गोनॉट पहले इनएक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद आर्गोनॉट इस दुश्मन की एमआरएनए को क्लेवेज करेगा। इनएक्टिवेशन के बाद क्या होगा? आर्गोनॉट क्या करेगा? क्लीव्स करेगा, डाइजेस्ट करेगा पैथोजेनिक एमआरएनए। और जब पैथोजेनिक एमआरएनए खत्म हो गई तो जाहिर सी बात है
नो प्रोटीन, नो ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसका मतलब नो डिजीज, तो डिजीज नहीं होगी। ये हो गया जी आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म खत्म। ये बड़ा खतरनाक टॉपिक था बेटा। मैंने कुछ नहीं कहा बच्चा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आपकी बॉडी में आ गया वायरस। वायरस का जीनोम क्या है? आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। या वायरस का जीनोम क्या है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जंपिंग जीन, डीएनए, जिसने पहले बनाया आरएनए और आरएनए ने अपने रेप्लिकेट किया तो वो आरएनए भी बन गई सिंगल से डबल। तो अल्टीमेटली बॉडी में कौन आया? वायरस आया। वायरस ने भेजा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर? अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे हिस्सों में काटा डाइसर ने, स्लाइसर ने। अब इस वायरस की जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। इन्हीं फ्रेगमेंट्स को कहेंगे कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस। इन्हीं का दूसरा नाम है एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। अब इनमें से एक को लेते, एक एसआईआरएनए को लेते। एक एसआईआरएनए यानी एक कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसकी दो स्ट्रैंड से 5'3'3'5'। 5'3' को कहेंगे सेंस, 3'5' को कहेंगे एंटीसेंस। अब आर्गोनॉट आएगा। आर्गोनॉट इसको हटाएगा, किस वाले को? 5'3' वाले को हटाया, डाइजेस्ट किया, यानी सेंस को हटाया। अब ये जो एसआईआरएनए है, कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, अब इसकी खाली बची कौन सी? अब इसकी बची एंटीसेंस स्ट्रैंड, यानी 3'5', और उसी के साथ अब ऑर्गोनॉट अटैच होगा। खत्म। तो बॉडी में अब क्या बचा? बॉडी में बचा एसआईआरएनए, मगर एसआईआरएनए की कौन सी स्ट्रैंड्स बची? 3'5', यानी एंटीसेंस स्ट्रैंड, और इन एंटीसेंस स्ट्रैंड्स के साथ कौन अटैच है? ऑर्गोनॉट। अब नेक्स्ट टाइम बॉडी में जब इंफेक्शन होगा, पैथोजीन आएगा, दुश्मन आएगा, तो पैथोजीन की आएगी एमआरएनए, पैथोजेनिक एमआरएनए, और उसका होता है 5'3'। अब पैथोजेनिक एमआरएनए अगर ऐसे ही रहेगी, वो करेगी काम, बनेगी पैथोजेनिक प्रोटीन, और जिससे होगी डिजीज। लेकिन जो ही ये पैथोजेनिक एमआरएनए 5'3' प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा, बॉडी में ऑलरेडी क्या मौजूद है? एंटीसेंस स्ट्रैंड एसआईआरएनए की 3'5। ये 3'5 इसको स्कैन करेगा। जहां इसको सीक्वेंस मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन यूरासिल साइटोस, तो इसके साथ बाइंड होगा। जब ये बाइंड हुआ तो पैथोजेनिक एमआरएनए इनएक्टिवेट हो गई, तो इनएक्टिवेशन होगी। उसके बाद ये जो आर्गोनॉट है एंटीसेंस के साथ, ये इसको काटेगा। किसको? इसको पैथोजेनिक एमआरएनए को। तो जब पैथोजेनिक एमआरएनए खत्म हुई तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नहीं ट्रांसक्रिप्शन होगा तो दुश्मन का प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो डिजीज भी नहीं होगी। ये हो गया खत्म। अब सवाल है इसका दूसरा सेक्शन, हाउ इज आरएनए इंटरफेरेंस यूज्ड टू प्रिवेंट द रूट नॉट डिजीज इन टोबैको प्लांट। ध्यान से, बड़ा मुश्किल टॉपिक था ये बायोटेक का। अब जरा, एक निमेटोड है, उसका नाम है मिलियोडोजनी इनकॉग्निटा। मिलियोडोजनी इनकॉग्निटा। तो ये एक पैथोजीन है। पैथोजीन दुश्मन है, पैथोजीन है। सो ये एक दुश्मन है, एक पैथोजीन है। और याद रखना ये सॉइल निमेटोड है, बिलोंगिंग टू द फाइलम निमेटीहेल्मिंथा निमेटोड। तो मिलियोडोजनी इनकॉग्निटा जो है बेटा, एक पैथोजीन है, एक निमेटोड है, सॉइल में रहने वाला। ये क्या करता है बेटा? ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट के रूट में। या अगर टोबैको प्लांट है, ये टोबैको प्लांट अगर है बेटा, तो इसके ये रूट अगर है तो इन रूट्स में इंफेक्शन करता है। रूट्स में तो कहां करता है? इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। तो टोबैको प्लांट के रूट में इंफेक्ट करता है। तो इसी इंफेक्शन को हम कहते हैं रूट नॉट डिजीज। रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज। तो रूट्स में क्या होता है? नॉट्स पड़ जाते, गांठ पड़ जाते। जब रूट्स में नॉट्स पड़ गए ना बच्चा, जब इस पैथोजीन ने इन्वेड किया टोबैको प्लांट के रूट को, तो रूट में नॉट्स पड़ गए, गांठ पड़ गए। जब रूट में नॉट पड़ गए, जाहिर सी बात है अब ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सॉइल से अपने नरिशमेंट, अपना पानी शानी, नरिशमेंट, मिनरल वगैरह। तो जाहिर सी बात है टोबैको प्लांट जो खस्ता हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा। एक निमेटोड है, निमेटोड का नाम बताइए। मिलियोडोजनी इनकॉग्निटा। कैसा निमेटोड है? सॉइल निमेटोड है बच्चा। किस प्लांट में इंफेक्ट करता है? टोबैको प्लांट में इंफेक्ट करता है। निकोटियाना टोबैकम, टोबैको प्लांट में। टोबैको प्लांट में कहां इंफेक्ट करता है? रूट में। रूट को इन्वेड करता है तो रूट में गांठ पड़ जाते हैं, नॉट्स। तो रूट एफिशिएंटली फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे चीजों को फ्रॉम द सॉइल, जाहिर सी बात है। अब सवाल है, आपको क्या लगता है इस निमेटोड ने वहां क्या किया होगा? तो ये जो मिलियोडोजनी इनकॉग्निटा है, कॉमन सेंस है, इसका जो जीन है, उन जीन्स ने वहां किया होगा ट्रांसक्रिप्शन।
बनाया होगा एमआरएनए, तो ये दुश्मन का एमआरएनए, और इस एमआरएनए ने किया होगा ट्रांसलेशन और बनाया होगा प्रोटीन, और फिर प्रोटीन की वजह से हुई होगी डिजीज। यही तो मैकेनिज्म है ना। तो मिलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा जब वहां गया होगा, क्या किया होगा, इसने वहां ट्रांसक्रिप्शन, इसका जीनोम है तो इसके जीन्स ने वहां क्या किया होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के जरिए क्या बना होगा, फिर मिलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा ने अपना एमआरएनए बनाया होगा, और एमआरएनए ने ट्रांसलेशन किया होगा, फिर प्रोटीन बनाया होगा, और प्रोटीन की वजह से फिर ये सारी कहानी इन्फेक्शंस हुए होंगे। देखो अब यहां तो काम आएगा ना, तो अब करना क्या है आपको, देखो दुश्मन की एमआरएनए को रोकेंगे, यही तो आरएनए इंटरफेरेंस है। जब दुश्मन की एमआरएनए रुकी, कैसे रोका, मैकेनिज्म अभी तो पढ़ाया कैसे रुका होगा। तो एमआरएनए दुश्मन का रुका, न रहा दुश्मन का एमआरएनए, न बनेगा दुश्मन का प्रोटीन, न होगी रूट नॉट डिजीज। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या किया, नजर रखना। सबसे पहले तो इसका प्रोसीजर देखो क्या किया गया। प्रोसीजर में देखो क्या किया गया। सबसे पहले निमेटोड इस मिलियोडॉग्नी के जो जीन्स है, लेकिन कौन से जीन्स, स्पेसिफिक जीन्स। स्पेसिफिक जीन्स मतलब जिनकी वजह से डिजीज होती है। तो निमेटोड मिलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा के जीन्स लिए गए। कौन से जीन्स, जो स्पेसिफिक जीन्स है इस डिजीज के लिए, यानी जो बनाएंगे दुश्मन का एमआरएनए और दुश्मन का प्रोटीन, जिनसे ये बीमारी होती है, तो वही जीन्स निकाले गए। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, ठीक है बच्चा, इंट्रोड्यूस किए गए, इनको इंट्रोड्यूस किया गया इनटू टोबैको प्लांट के अंदर, होस्ट प्लांट के अंदर, होस्ट के अंदर वेक्टर के जरिए यूजिंग टाइप्लाज्मिड। मगर मैंने परसों लेक्चर में आपको कहा टाइप्लाज्मिड दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, उसमें पहले उसकी जो ट्यूमर कॉजिंग एबिलिटी है उसको डिसआर्म करना पड़ता है। तो यूजिंग डिसआर्म टाइप्लाज्मिड एज वेक्टर, और ये किसके पास होता है, एज वेक्टर, और ये टाइप्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया के पास। बच्चा जानता है इसका। तो सबसे पहले क्या किया बेटा, तो मिलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा के वो जीन जो ये डिजीज करते हैं, जो ये गलत खराब एमआरएनए बनाते हैं, जिसकी वजह से खराब प्रोटीन बनते हैं, ये जो जीन है ना निमेटोड के स्पेसिफिक जीन जिनसे ये बीमारी होती है, इन जीन्स को डाला गया होस्ट प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, वेक्टर के जरिए। वेक्टर क्या यूज किया गया, टाइप्लाज्मिड। मगर टाइप्लाज्मिड कैसा यूज किया गया, डिसआर्म, ताकि वो ट्यूमर ना कर सके। और ये टाइप्लाज्मिड कहां से लाया आपने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, हम जानते हैं इसके जरिए। अब बताओ, लेकिन ये जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स है ना बेटा, जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट, इनको ऐसे मॉडिफाई किया गया। जबरदस्त बात। अब जरा देखो, तो आ गया ये मान लो ये आ गया निमेटोड स्पेसिफिक जीन, तो ये है वो निमेटोड स्पेसिफिक जीन। मगर जीन के तो 2 सेगमेंट्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन डीएनए के इन 2 सेगमेंट्स को ऐसे मॉडिफाई किया गया। यूजुअली ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो दोनों डीएनए सेगमेंट्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते, एक ही बनाता है। तो एक ही बनाता है आरएनए, तो ये मान लो बनाएगा एमआरएनए, बनाएगा। लेकिन इनको ऐसे मॉडिफाई किया गया कि दोनों ने ट्रांसक्रिप्शन की, तो इसने भी एमआरएनए बनाया, इसने भी एमआरएनए, तो ये भी बन गया एमआरएनए, ये भी बन गया जी एमआरएनए, दोनों ने आरएनए बनाया, आरएनए का ही आरएनए, दोनों ने आरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चा, जब दोनों ने ट्रांसक्रिप्शन किया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये बन गई कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर से कहूंगा, क्या किया गया, निमेटोड के वो जीन्स जिनसे ये बीमारी होती है उनको इंट्रोड्यूस किया गया होस्ट प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, वेक्टर के जरिए। वेक्टर था टाइप्लाज्मिड, लेकिन डिसआर्मड, किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। अब बताओ जी, टोबैको प्लांट के अंदर क्या आ गया, टोबैको प्लांट के अंदर आ गया जी निमेटोड स्पेसिफिक जीन। निमेटोड स्पेसिफिक जीन यानी जिससे बीमारी होती है, मगर जीन तो होता है डीएनए फ्रेगमेंट, और डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये स्ट्रैंड नंबर 1, ये स्ट्रैंड नंबर 2, लेकिन यूजुअली
ट्रांसक्रिप्शन तो एक ही स्ट्रैंड करता है, लेकिन इन जीन्स को ऐसे मॉडिफाई किया गया था कि दोनों ने ट्रांसक्रिप्शन की, तो इसने भी ट्रांसक्रिप्शन की, इसने भी ट्रांसक्रिप्शन की, तो ये जो दो आरएनए अब बन गई दो डीएनए स्ट्रैंड से, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों के मिलने से बनी कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अगर एक 5' 3' है तो दूसरी होगी 3' 5', तो ये होगी 5' 3' वाली सेंस और ये होगी 3' 5' वाली एंटीसेंस। यहां से आगे की कहानी आपको अभी बताई है, तो बताओ क्या हुआ? तो क्या हुआ बच्चा? तो हम कहेंगे ये जो जीन है was introduced in such manner, इनको ऐसे मॉडिफाई किया गया था so that both strands of gene यानी निमेटोड जीन के जो दोनों स्ट्रैंड्स है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन होता है डीएनए सेगमेंट, तो दोनों स्ट्रैंड्स इस सेगमेंट के क्या किया? इन्होंने फॉर्म आरएनए, दोनों ने अपना अपना आरएनए बनाया, तो और जब आरएनए और आरएनए मिले तो हेंस आपको मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मड। बताओ जी क्या किया गया बेटा? फिर से वापस आए, रिपीट आ जाओ। एक निमेटोड है, निमेटोड का नाम बताओ। मिलियोडोग्नी इनकॉग्निटा, कैसा निमेटोड है? सॉइल में रहने वाला निमेटोड है। किसको इन्फेक्ट करता है? टोबैको प्लांट को। कहां इन्फेक्ट करता है? रूट में। कौन सी डिजीज करता है? रूट नॉट डिजीज। रूट में गांठ पड़ जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं होती। फिर बताओ भाई, इस निमेटोड ने वहां क्या किया होगा? इसने अपने जीन्स के जरिए वहां ट्रांसक्रिप्शन की होगी, तो जीन ने बनाया होगा एमआरएनए, दुश्मन का एमआरएनए, एमआरएनए ने बनाया होगा प्रोटीन, दुश्मन का प्रोटीन, और प्रोटीन्स की वजह से हुई है डिजीज। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया? इन्होंने निमेटोड के ये जो जीन्स है जिनकी वजह से ये सारी खेल है बीमारी का, इन्होंने इनको निकाला और डाला टोबैको प्लांट के अंदर, खुद डाला, होस्ट के अंदर डाला, होस्ट के अंदर या तो टोबैको प्लांट या कोई और होस्ट भी यूज कर सकते, तो डाला टोबैको प्लांट के अंदर या होस्ट के अंदर। मैंने दोनों कहा है, मैंने होस्ट भी कहा, तो आप तो टोबैको प्लांट के अंदर भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली किसी और होस्ट के अंदर भी कर सकते हो। तो इन्होंने निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को डाला होस्ट के अंदर, तो जब होस्ट के अंदर या टोबैको प्लांट के अंदर ही हम डाल सकते हैं, तो जब डाला ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, तो वहां क्या होगा? वहां क्या होगा बच्चा? वहां हुआ होगा, किसके जरिए डाला? यूजिंग डिसआर्मड TI plasmid, using disarmed TI plasmid as vector। तो निमेटोड के जो जीन्स है जिनसे बीमारी होती है उनको डाला गया होस्ट प्लांट के अंदर, उनको डाला गया टोबैको प्लांट के अंदर वेक्टर के जरिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का कौन सा प्लाज्मिड यूज किया गया? वेक्टर टाई प्लाज्मिड, लेकिन डिसआर्म। फिर वहां जब ये चला गया निमेटोड का जीन, तो वहां ये क्या करता? कॉमन सेंस है, वहां ये ट्रांसक्रिप्शन करता। लेकिन जीन क्या होता है? जीन तो होता है डीएनए, डीएनए की तो दो स्ट्रैंड है, यूजुअली डीएनए की दो स्ट्रैंड में एक करता है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन इन जीन्स को ऐसे मॉडिफाई किया गया था, इनको ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया था टोबैको प्लांट के अंदर, होस्ट प्लांट के अंदर, कि जब ये जीन वहां चला गया, जीन यानी डीएनए सेगमेंट जब वहां चला गया, वहां पे सिर्फ इस जीन की एक स्ट्रैंड ने नहीं बल्कि दोनों ने ट्रांसक्रिप्शन किया। यानी इनको ऐसे मॉडिफाई किया गया था कि दोनों स्ट्रैंड्स ने आरएनए बनाया, इसने भी आरएनए बनाया, इसने भी आरएनए बनाया, और दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों ने मिलकर बनाया कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। 5' 3' 5' 3' वाली होगी सेंस, 3' 5' वाली होगी एंटीसेंस। अब देखो अब क्या होगा, अब तो यहां से तो आपको पता है, तो अब ये जो 5' 3' वाली है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये 5 3 है, ये 3 5 है, ये हो गया बच्चा, ये इसका सेंस हो गया 5 3, ये हो गया बच्चा एंटीसेंस 3 5। ये क्या है? ये है वो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब यहां से मैंने आपको पढ़ाया है, यहां से फिर क्या होगा? इसको काटा जाएगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, काटेगा डाइसर, जब डाइसर ने काटा तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिले, इनको हम कहेंगे एसआई आरएनएस, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनएस। इनमें से एक को ले लो, ये एक है, ये है इसकी 5' 3' सेंस, ये है इसका 3' 5' एंटीसेंस, तो ये सेंस है, ये बच्चा इसका एंटीसेंस है। फिर मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, फिर तो सारी डिटेल पढ़ाई, फिर उसके बाद आर्गोनॉट आएगा। आर्गोनॉट क्या करेगा?
फिर आर्गोनॉट आएगा, आर्गोनॉट आएगा, आर्गोनॉट इनमें से किसको हटाएगा, आर्गोनॉट इसको हटाएगा, ये डाइजेस्ट करेगा सेंस को, ऊपर वाले को 5-3 वाले को डाइजेस्ट करेगा यानी सेंस को। तो वहां बचा क्या, अब ये खत्म हो गया, अब मिला हमें खाली 3-5, तो हमारे पास अब बन गए एंटीसेंस स्ट्रैंड रह गए। तो एंटीसेंस 3-5 रह गए, हर एक का अब रह गया खाली वाला कौन सा, 3-5, 3-5, 3-5, 3-5, बाकी खत्म हो गए, खत्म हो गए। किसने खत्म किया, डाइसर ने खत्म किया कि आर्गोनॉट ने, आर्गोनॉट ने, तो आर्गोनॉट ने खत्म किया। तो अब बचा जी एंटीसेंस 3-, कुछ नहीं मैंने कहा बच्चा। तो अब क्या बन गया, अब बन गया कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में किसने कन्वर्ट किया, डाइसर ने, स्लाइसर जिसको कहा था। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के क्या बन गए बेटा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट। हर फ्रेगमेंट को क्या कहेंगे हम, siRNA, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। अब इसकी दो स्ट्रैंड से छोटी 5-3, 3-5, 5-3, 3-5। अब इन हर एक siRNA के साथ क्या किया जाएगा, इनकी जो सेंस स्ट्रैंड है 5-3 वो डाइजेस्ट करेगा आर्गोनॉट। तो हर एक के पास बचेगी अब 3-5 यानी एंटीसेंस। और फिर ये एंटीसेंस क्या करेगी, यहां से मैंने पढ़ाया है, ये एंटीसेंस क्या करेगी, ये 3-5 जब अब दोबारा नेक्स्ट टाइम ये मीलियोडॉग्नी आ गया इन्फेक्ट करने, तो ये जो एंटीसेंस बचाना किसका, siRNA का, यही तो खेल करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा दुश्मन कौन, नेक्स्ट टाइम आया मीलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा आया नेक्स्ट टाइम टोबैको प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करने। तो जब ये टोबैको के अंदर इन्फेक्ट करने आया, टोबैको के अंदर, तो इसने वहां ट्रांसक्रिप्शन किया, mRNA बना, तो ये बना पैथोजेनिक mRNA, पैथोजेनिक mRNA, दुश्मन का mRNA यानी 5-3। अगर ये काम करेगा तो फिर तो प्रोटीन बनेगा, लेकिन ये एंटीसेंस ये है, ये वाली एंटीसेंस, ये इसके साथ बाइंड होगी, जहां पे इसको स्कैन करके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा, तो ये इसके साथ क्या करेगी, बाइंड। अगर यहां एडेनिन है तो यहां यूरेसिल 2 बॉन्ड, साइटोसिन है तो गोनिन 3 बॉन्ड, गोनिन है तो साइटोसिन 3 बॉन्ड, एडेनिन है तो यूरेसिल 2 बॉन्ड, तो बना ना। तो ये 5-3 है, तो एंटीसेंस क्या है बच्चे, 3-5। तो ये एंटीसेंस है siRNA की। तो जब इसने इसको पकड़ा तो पैथोजेनिक mRNA इनएक्टिवेट होगी। फिर आएगा जो इसके साथ अटैच था आर्गोनॉट, फिर आर्गोनॉट जो है बच्चा, फिर उसके बाद आएगा जी आर्गोनॉट। ये जो आर्गोनॉट है फिर ये इसको करेगा खत्म, डाइजेस्ट करेगा। तो दुश्मन की mRNA, मीलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा की mRNA इनएक्टिवेट हो गई, तो नो ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन नहीं होगी तो अगली बार डिजीज नहीं होगी, तो रूट नॉट डिजीज इज प्रिवेंटेड। ये हो गया जी हाउ इज आरएनए इंटरफेरेंस यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ रूट नॉट डिजीज। तो बताओ जी, 1 सेकंड में बताओ, 1 सेकंड में बताओ क्या किया बेटा। मीलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा के जीन जो डिजीज करते हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस किया इनटू द होस्ट प्लांट, इनटू द टोबैको प्लांट। वेक्टर क्या यूज किया, डिसआर्म्ड टाइप्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। जब वो वहां चला गया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन होता है डीएनए का सेगमेंट, जीन होता है डीएनए का सेगमेंट, और डीएनए के सेगमेंट के 2 स्ट्रैंड होते हैं। यूजुअली 2 स्ट्रैंड्स में से एक आरएनए बनाता है, लेकिन इनको साइंटिस्ट्स ने ऐसे मॉडिफाई किया था इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन को, इनकी दोनों स्ट्रैंड्स को, डीएनए को ऐसे मॉडिफाई किया था कि दोनों ने ट्रांसक्रिप्शन किया। इसने भी आरएनए बनाया, इसने भी आरएनए बनाया, और दोनों आरएनए ने मिलकर बनाया कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। 5-3 इसको सेंस कहेंगे, 3-5 इसको एंटीसेंस कहेंगे। अब इसी कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाला डाइसर ने इसको काटा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट कटे तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसके अब छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स बन गए। इन्हीं को कहेंगे siRNA, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। और हर एक फ्रेगमेंट की सेंस स्ट्रैंड को हटाएगा आर्गोनॉट। तो हर एक siRNA की बचेगी खाली एंटीसेंस स्ट्रैंड यानी 3-5, और इसके साथ होगा आर्गोनॉट अटैच। फिर जब दोबारा बॉडी में, इस टोबैको प्लांट के बॉडी में जब इंफेक्शन करेगा कौन, मीलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा, वहां पे क्या सिंथेसाइज करेंगे इसके जीन्स, सिंथेसाइज करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो मीलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा जब नेक्स्ट टाइम आया टोबैको
टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने, वहां ट्रांसक्रिप्शन किया, अपना एमआरएनए बनाया, पैथोजेनिक एमआरएनए 5-3-, लेकिन अब ऑलरेडी हमने क्या रखे हैं डिफेंस के लिए, एंटीसेंस एसआईआरएनए। अब ये जो एंटीसेंस एसआईआरएनए है, अब ये इस दुश्मन की मीलियोडॉग्नी की एमआरएनए को करेंगी स्कैन, जहां पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा, बाइंड होगा। जब बाइंड हुआ तो मीलियोडॉग्नी की एमआरएनए इनएक्टिवेट हुई, फिर आर्गोनॉट जो इसके साथ है इसको काटेगा, तो ये फिर खत्म हो गई, न रही मीलियोडॉग्नी इनकॉग्निटा की एमआरएनए, न बनेगा प्रोटीन, और टोबैको प्लांट बच गया इन्फेक्शन से। ये हो गया जी अगला टॉपिक खत्म। आखिरी टॉपिक जो हम बाटा आज डिस्कस करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। ध्यान से देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ना बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, पीसीआर इसको कहेंगे। पीसीआर को हम कहते हैं बेटा जीन एम्प्लीफिकेशन, यानी मैं आपको दूंगा एक जीन यानी डीएनए फ्रेगमेंट, मैं कहूंगा मुझे इसकी हजारों लाखों कॉपीज बना के दो, मिलियंस को, इसको कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। मगर ये जीन एम्प्लीफिकेशन कहां की जाती है, बॉडी के अंदर की बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर तो मशीन्स के अंदर, तो इसको कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन इन विट्रो, इसको हम कहते हैं बेटा, और इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। तो यानी जब बेटा पीसीआर में हम क्या करते हैं, जीन को रेप्लिकेट करते, जीन की एम्प्लीफिकेशन करते, जीन की हजारों लाखों मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते, तो दरअसल हमने जीन की एम्प्लीफिकेशन की। जीन क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट, तो दरअसल हमने डीएनए की एम्प्लीफिकेशन की, यानी हमने डीएनए को रेप्लिकेट किया, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। मगर बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर, लैब के अंदर, मशीन के अंदर, और मैं इसको कह सकता हूं ऐसे, सेल के बाहर, सेल फ्री जीन क्लोनिंग भी इसको कह सकता हूं। तो ये सारे नाम इसके हैं। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मैं आपको एक जीन दूंगा, डीएनए फ्रेगमेंट दूंगा, मैं कहूंगा मुझे इसकी कॉपीज बना के दो, आइडेंटिकल कॉपीज, यानी क्लोनिंग करो, मगर ये सेल के अंदर नहीं करो, मशीन के अंदर करो, इसीलिए इसको कहते हैं सेल फ्री जीन क्लोनिंग, यानी एक जीन की क्लोनिंग करेंगे, हजारों मिलियंस ऑफ कॉपीज बनेंगी। जीन की क्लोनिंग का मतलब जीन की रेप्लिकेशन, जीन यानी डीएनए, तो इसमें होती है डीएनए रेप्लिकेशन बॉडी के बाहर इन विट्रो, इसको कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन मेथड बी। और जिस ट्यूब, जिस मशीन के अंदर ये किया जाता है उसको कहते हैं पीसीआर मशीन, और इसको हम एक छोटे से ट्यूब के अंदर डालते हैं इस जीन को, इस ट्यूब को कहते हैं इपेंड्रॉफ ट्यूब। सो पीसीआर इज परफॉर्म्ड इन ए ट्यूब दैट इज नोन एज इपेंड्रॉफ ट्यूब। तो एक छोटा सा ट्यूब होता है जहां हम अपना जीन डालते हैं, फिर उस ट्यूब को मशीन के अंदर डालते हैं, मशीन को ऑन करते हैं तो आपका जीन बन जाते हैं। सो पीसीआर इज परफॉर्म्ड इन ए ट्यूब, दैट ट्यूब इज नोन एज इपेंड्रॉफ ट्यूब। अब सवाल है सर ये पीसीआर जो है ना टेक्निक बेटा, इस पीसीआर को इन्वेंट किया था कैरी म्यूलिस ने 1984 में, इन्वेंटेड बाय Carey Mullis. This technique was developed by Carey Mullis in 1984 में, 1984 में। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जीन की एम्प्लीफिकेशन करते हैं, यानी जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, यानी रेप्लिकेशन। तो पढ़ाने का कोई मकसद ही नहीं है, क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में परसों बॉटनी का तो सर ने डिटेल में पढ़ाया आपको। तो इसका मतलब पीसीआर के अंदर आप जीन डालोगे, डीएनए डालोगे, वहां रेप्लिकेशन होगी, और रेप्लिकेशन में क्या होता है वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा है। थोड़ा सा इशारा मैं दूंगा, थोड़ा सा, जितना हमारी एनसीईआरटी ने यहां पे कहा है उतना ही इशारा दूंगा। अब बताओ, सो दिस इज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस इन 1984। अगला पॉइंट याद रखो बेटा, ये जो है ना बच्चा, ये जो अगर, सो इफ द पीसीआर इज रिपीटेड, बार बार रिपीट करेगा, तो अगर 30 साइकिल्स इसके होंगे, सो इट कैन प्रोड्यूस, एनसीईआरटी ने कहा है 1 बिलियन कॉपीज ऑफ द जीन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ जीन। तो अगर हमने ये साइकिल 30 बार रिपीट किया तो हमें कितनी कॉपीज बन सकती है, हमें 1 बिलियन तक की कॉपीज बन सकती है। तो अगर हमें इसमें डीएनए को रेप्लिकेट करना है, जीन को रेप्लिकेट करना है, एक जीन को दो से ऐसे बनाना है, तो इसका मतलब जीन की रेप्लिकेशन होगी, हर स्टेप पे डबल होगा, तो 2⁻⁹ n से डबल होगा, n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स, कितनी बार डिवीजन होगा, कितनी बार रेप्लिकेशन होगा, कितनी बार साइकिल होगा। सवाल है सर ये जो पीसीआर है इसमें डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए ये एंजाइम यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा है आपने, मगर यहां हम कोई आम डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना पड़ता है यहां पे टैक डीएनए पॉलीमरेज। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि
ये ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा कोई एंजाइम चाहिए जो हमें बार बार रिप्लेस ना करना पड़े, यानी जो काफी साइकिल्स तक चले खराब होने के बगैर। और मशीन का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हम सेट करते हैं फर्स्ट स्टेप पे, तो ये हाई टेम्परेचर पे भी काम करना चाहिए, या थर्ड स्टेप हम 70 टेम्परेचर पे करते हैं। सो दिस process in the lab, in the machine operates at higher temperatures। तो हमें कोई ऐसा पॉलीमरेज होना चाहिए जो एक तो बार बार हमें रिप्लेस ना करना पड़े, कई बार यूज हो, और दूसरा जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। सो टैग डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं, एंड इट इज थर्मोस्टेबल, यानी ये कुछ हद तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है। सो इट इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉल, और ये हमें मिलता है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, बच्चा बच्चा जानता है, जिसको कहते हैं थर्मस, या कहिए थर्मस या थर्मोकोकस। तो जीनस कभी थर्मस दिया होता है, कभी थर्मोकोकस, तो और स्पीशीज होगी एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया कहिए, या कहिए थर्मोकोकस, थर्मस भी कह सकते हैं, थर्मोकोकस। तो मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर में हम क्या करते हैं, जीन की एम्प्लीफिकेशन करते, डीएनए फ्रेगमेंट की रेप्लिकेशन करते, बार बार करते हैं, एक डीएनए फ्रेगमेंट की हजारों लाखों कॉपीज बनाते। तो लेकिन सेल के अंदर की सेल के बाहर, सेल के बाहर, मशीन के अंदर, इन विवो की इन विट्रो, इन विट्रो, इसीलिए इसको कहते हैं सेल फ्री, सेल के बाहर जीन क्लोनिंग या डीएनए एम्प्लीफिकेशन या जीन एम्प्लीफिकेशन, बट इन विट्रो। और जिस ट्यूब के अंदर किया जाता है उसको कहते हैं इपेंड्रॉफ ट्यूब। किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, कैरी म्यूलिस ने 1984 में डेवलप किया था। और यहां डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए एंजाइम यूज करना पड़ता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज। इट्स अ थर्मोस्टेबल, बार बार रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और हाई टेम्परेचर पे भी बर्दाश्त होगा, उसको कहते हैं हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। इसको कहते हैं, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया नोन एज थर्मस एक्वेटिकस और थर्मोकोकस एक्वेटिकस। आपकी एनसीईआरटी ने इसी का नाम दिया है। हालांकि आजकल हम ये यूज नहीं करते, आजकल हम बहुत नए हाईली एडवांस्ड जो इससे भी एफिशिएंट है, इससे भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे हाई टेम्परेचर पे, वो यूज करते हैं। ठीक है, जैसे PFU डीएनए पॉल आइसोलेटेड फ्रॉम पायरोकोकस फ्यूरियोसस, PWO डीएनए पॉल आइसोलेटेड फ्रॉम पायरोकोकस वोएसी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने क्योंकि इसी का नाम दिया है तो आप इसी को याद रखिए। अगला, अब इसके स्टेप्स देखो बेटा, एनसीईआरटी ने इसके स्टेप्स दिए हैं, तो ज्यादा इस पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, सबसे पहला स्टेप जो है ना बेटा, सबसे पहला वो है डीनेचुरेशन। तो स्टेप नंबर 1 तो ये है आपका, सो दिस इज द रीजन टू बी, ये डीएनए फ्रेगमेंट है, और यहां से लेके यहां तक ये जो जीन है, ये जो रीजन है, इसको हमें एम्प्लीफाई करना है, इसको एम्प्लीफाई करना है। ठीक है बेटा, तो अगर ऊपर वाली स्ट्रैंड है 5'3', तो नीचे वाली स्ट्रैंड है 5'3'5', क्योंकि दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जेनेटिक्स के बेसिक पॉइंट आपने पढ़ा होगा। तो ऊपर अगर एडेनिन है तो नीचे थाइमिन, ऊपर साइटोसिन, नीचे गोनिन, ऊपर गोनिन, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है बेटा, अगर हमें इस रीजन की एम्प्लीफिकेशन करनी है, तो अगर इसकी 2 स्ट्रैंड्स है ना बेटा, सो दिस इज पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 1, दिस इज पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 2, तो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले मेरे बच्चे, हमें इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। जब अलग होंगे ना, फिर इसकी भी अपनी कॉपी बनेगी, डॉटर नंबर 1, इसकी भी अपनी कॉपी बनेगी, डॉटर नंबर 2, तो बन गए ना एक डीएनए से। अरे कितना आसान है बच्चे, ये मैंने आपको डीएनए दिया, बताओ जी इसको एम्प्लीफाई करो, इसको पीसीआर मशीन में डालो। तो ये है डीएनए स्ट्रैंड 5'3', ये है डीएनए स्ट्रैंड 3'5'। ठीक है बच्चा, 3'5'। यहां पे एडेनिन है तो यहां पे थाइमिन है डीएनए, 2 बॉन्ड, यहां साइटोसिन है तो यहां गोनिन है, यहां गोनिन है तो यहां साइटोसिन है, यहां थाइमिन है तो यहां एडेनिन है। तो ये है पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 1, दिस इज द पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 2। तो अगर आपको इनको रेप्लिकेट करना है, इनको डबल करना है, तो पहले आपको इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, जिसको डीनेचुरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इसकी भी बनेगी, ये जो ऊपर वाला है 5'3', और ये जो नीचे वाला है 3'5'। जब आप इनको अलग करोगे 3'5', नजर रखना, व्हाइट कलर से दिखाऊंगा क्योंकि इनका कलर व्हाइट दिखाया है। तो ऊपर वाला कौन सा है, P1, इसको कहेंगे 5'3' P1। नीचे वाला कौन सा है,
3 डैश 5 डैश P2, ठीक है बच्चा। तो इनको अलग करेंगे, अलग करके क्या करेगा बच्चा मेरे बच्चे, ये भी अपनी डॉटर बनाएगा, ये भी अपनी डॉटर बनाएगा, P1 बनाएगा D1 और P2 बनाएगा D2। तो बन गया ना बेटा, तो एक फ्रेगमेंट था, अब एक से दो बन गए, ये बन गया फ्रेगमेंट नंबर 1 अलग, ये बन गया फ्रेगमेंट नंबर 2। तो आपको क्या करना है, आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट दिया जाएगा, इसकी दो स्ट्रैंड्स है 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश, पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 1 पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 2, दोनों स्ट्रैंड्स जब अलग होंगी, ये P1 बनाएगी अपनी डॉटर D1 और ये P2 बनाएगा अपना डॉटर। तो हो गई ना रेप्लिकेशन, हो गई ना एम्प्लीफिकेशन। तो एक से बन गए दो, दो से चार, ऐसा चलता रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया एनसीईआरटी ने, दिस इज अ रीजन टू बी एम्प्लीफाइड। सबसे पहले हीट करेंगे, हीट से होगी डीनेचुरेशन, और कितनी हीट दी जाती है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है, जिससे डीनेचुरेशन। ये देखो बच्चा, ये स्ट्रैंड हो गई 5 डैश 3 डैश अलग, सो दिस इज द P1 पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 1, सो दिस ये स्ट्रैंड अलग हो गई, दिस इज P2 पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 2। अब ये भी बनाएगी अपनी डॉटर, ये भी बनाएगी, लेकिन आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर आपको सर ने कहा है ये जो डीएनए जो नया बनेगा ये बनाता है डीएनए पॉलीमरेज, मगर डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन को खुद स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको प्राइमर चाहिए। और अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है 5 डैश 3 डैश तो प्राइमर यहां से बनेगा, ये 3 डैश है तो ये 5 डैश है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये प्राइमर बन गया। ये प्राइमर, प्राइमर क्यों बना, प्राइमर अब सारे डीएनए के अगेंस्ट नहीं बना, इस हिस्से के अगेंस्ट बना। इसको हम फ्लैंकिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, जिसके अगेंस्ट हमने प्राइमर ऐड किया। प्राइमर ऐड करने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, अगर ये पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 1 है बेटा, ये है बच्चा पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज टैक डीएनए पॉलीमरेज, इसको क्या करना था, अब इसको न्यूक्लियोटाइड ऐड करने थे और डॉटर डीएनए बनाना था। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज आपने पढ़ा होगा रेप्लिकेशन के अंदर, ये डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड टू द 3 डैश OH ग्रुप और वो उसको देगा प्राइमर। तो अगर ये हमारा है, अगर ये स्ट्रैंड है मेरे बच्चे 5 डैश 3 डैश और हमें इसको रेप्लिकेट करना है, तो प्राइमर यहां से बनेगा बेटा, प्राइमर यहां से बनेगा, सो ये बनेगा प्राइमर। तो अगर ये 5 डैश 3 डैश है तो प्राइमर इसका होगा, अगर ये 3 डैश होगा यहां पे 5 डैश होगा, ये 3 डैश होगा, तो ये होता है प्राइमर। और प्राइमर हम जानते हैं इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, और प्राइमर के बनने का मकसद क्या है, इसके 3 डैश एंड पे OH ग्रुप होता है, खत्म। और अगर ये दूसरी पेरेंट स्ट्रैंड है बच्चा, अगर ये 5 3 है तो जाहिर सी बात है ये 3 डैश 5 डैश होगी। अब इसका जो प्राइमर बनेगा वो यहां से बनेगा, अगर ये 3 डैश है तो यहां से बनेगा प्राइमर। तो ये प्राइमर का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, तो ये 3 डैश है तो ये 5 डैश है, यहां पे होगा 3 डैश, यहां पे होगा बच्चे 3 डैश, तो ये होगा 3 डैश। और प्राइमर ने आपको क्या दिया, OH ग्रुप, तो ये है आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर बनने का मकसद क्या है, आरएनए प्राइमर प्रोवाइड करता है 3 डैश OH ग्रुप, और आरएनए प्राइमर हमने ऐड किया अगेंस्ट दिस रीजन, इसके अगेंस्ट ऐड किया प्राइमर। तो इस रीजन को कहते हैं फ्लैंकिंग सीक्वेंस, फ्लैंकिंग सीक्वेंस, पूरे पेरेंट के अगेंस्ट नहीं, एक हिस्से के, तो इसको कहते हैं फ्लैंकिंग। तो प्राइमर हमने ऐड किया इस हिस्से के अगेंस्ट, तो इसको कहते हैं फ्लैंकिंग सीक्वेंस, फ्लैंकिंग सीक्वेंस। मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, पीसीआर का पहला स्टेप ले लो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लो, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश, हाई टेम्परेचर दे दो 94 डिग्री, इनको अलग करो, डीनेचुरेशन होगी। अब होना तो चाहिए सिंपल, अब आपके पास P1 है, P2 है, पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 1 पेरेंट स्ट्रैंड नंबर 2, ये है 5 डैश 3 डैश, ये है 3 डैश 5 डैश। अब ये बनाएगा अपनी डॉटर, और बनाएगा कौन, टैक डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा करेगा करेगा, बनेगी डॉटर, ये बनाएगा अगली डॉटर। लेकिन इतना आसान नहीं है, डॉटर डायरेक्टली नहीं बन सकता, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए चाहिए प्राइमर। प्राइमर क्यों चाहिए, क्योंकि प्राइमर का जो 3 डैश एंड है वहां पे होता है OH ग्रुप, और डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है इसी OH ग्रुप को। जब न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा तो फिर ये चेन बनेगी आगे। तो इसीलिए दूसरे स्टेप में है इसको एनीलिंग। तो डीनेचुरेशन के बाद अगला स्टेप है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या किया जाता है, दोनों पेरेंट्स को ऐड किया जाता है प्राइमर, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। लेकिन ये प्राइमर क्या होता है, ये आरएनए का एक शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, यानी इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसको ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और ये आरएनए का फ्रेगमेंट होता है। क्या ये प्राइमर हमने सारे डीएनए के अगेंस्ट ऐड किया, ना ना ना, डीएनए के एक पर्टिकुलर हिस्से के अगेंस्ट ऐड किया, इसको कहते हैं फ्लैंकिंग सीक्वेंस। यहां भी प्राइमर हमने पेरेंट स्ट्रैंड के एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर हिस्से के अगेंस्ट ऐड किया, तो इस पर्टिकुलर हिस्से को कहेंगे फ्लैंकिंग सीक्वेंस। तो अब यहां भी प्राइमर आ गया, यहां भी प्राइमर आ गया। अगर पेरेंट स्ट्रैंड है 5'3' तो प्राइमर यहां से होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 5 है, तो अगर ये 5 है तो यहां की तरफ 3 होगा, तो ये 3 है। तो अगर ये पेरेंट स्ट्रैंड 3 है तो यहां प्राइमर का 5 होगा और यहां की तरफ 3 होगा। हम जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ओनली इन 5'3' डायरेक्शन, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है कहां करेगा? डीएनए पॉलीमरेज नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। कहां ऐड करेगा? प्राइमर को ऐड करेगा, मगर किस डायरेक्शन में? यहां से नहीं। अगर यहां से ऐड करता तो रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होती? 3'5'। अगर यहां से ऐड करता तो रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होती? 3'5'। नहीं, ये जो प्राइमर है ना हमारा, प्राइमर के किस हिस्से पे OH है? 5 पे नहीं है। अगर 5 पे OH होता ना तो न्यूक्लियोटाइड यहीं पे ऐड होता और यहीं से रेप्लिकेशन बढ़ जाती, तो हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑकर्स इन 3'5 डायरेक्शन। अगर यहां पे 5' पे OH होता तो डीएनए पॉलीमरेज यहीं पे ऐड न्यूक्लियोटाइड करता, तो रेप्लिकेशन यहां से होती 3'5। लेकिन OH कहां है? OH है यहां पे। तो जो डैक डीएनए पॉलीमरेज है, जब वो न्यूक्लियोटाइड्स लाएगा तो कहां ऐड करेगा? यहां 3'OH पे। तो यहां ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते, तो किस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हुई? इस डायरेक्शन में 5'3'। यहां से भी टैग डीएनए पॉलीमरेज आएगा, लाएगा न्यूक्लियोटाइड, कहां ऐड करेगा? 3' पे, क्योंकि यहां OH है यहां, तो न्यूक्लियोटाइड यहां से ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते, तो डीएनए रेप्लिकेशन हुई इस डायरेक्शन में। तो ये बन गया जी पेरेंट 1 का डॉटर 1, ये बन गया पेरेंट 2 का डॉटर 2। तो ये न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर ऊपर एडेनिन है तो टैक डीएनए पॉलीमरेज लाएगा थाइमीन को। अगर ऊपर साइटोसिन है तो टैक डीएनए पॉलीमरेज दूसरा लाएगा गोनिन को। अगर ऊपर गोनिन है तो टैक डीएनए पॉलीमरेज लाएगा साइटोसिन को। सेम, तो जो यहां पे बेसिस है, तो अगर ऊपर एडेनिन है तो यहां थाइमीन होगा, ऊपर साइटोसिन है यहां गोनिन होगा, ऊपर गोनिन है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं या पॉलीमराइजेशन। लास्ट में क्या होता है बेटा, वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का टॉपिक है। फिर ये प्राइमर्स को बनाता कौन है? आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर, इनको बनाता है प्राइमेस एंजाइम प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर इनको प्राइमेस के साथ साथ बनाता है डीएनए पॉल। आपने पढ़ा होगा बच्चा, डीएनए पॉल बनाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। डीएनए पॉल का एक टाइप बनाता है। फिर आपने पढ़ा होगा जब ये प्राइमर बन गए, इन प्राइमर्स को फिर अल्टीमेटली रिमूव होना पड़ता है। जब प्राइमर हटेंगे वहां जो गैप से उनको फिल करना पड़ता है, और आपने पढ़ा होगा ये करता है डीएनए पॉल फर्स्ट। ये आपने सारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो वापस आ जाओ जी, ये हो गए 3 स्टेप्स खत्म। तो मैंने कुछ नहीं कहा, सबसे पहले डीनेचुरेशन, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को करेंगे अलग अलग। उसके बाद होंगी एनीलिंग। एनीलिंग डीनेचुरेशन किस टेंपरेचर पे? हाई टेंपरेचर पे, 94 डिग्री पे। टेंपरेचर क्यों बढ़ाना? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है, बॉन्ड्स को तोड़ना है। एडेनिन थाइमीन के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, साइटोसिन ऊपर नीचे गोनिन है 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हीट देना पड़ा, डीनेचुरेशन। उसके बाद प्राइमर्स ऐड हुए। प्राइमर जब ऐड हुए, प्राइमर क्या होता है? आरएनए फ्रेगमेंट। आरएनए फ्रेगमेंट, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। प्राइमर का मकसद क्या है? प्राइमर का मकसद यह है कि प्राइमर के 3' एंड पे होता है, प्राइमर के 3' एंड पे होता है OH ग्रुप, जिसको न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं। यह है प्राइमर। और प्राइमर के ऐड करने को कहते हैं एनीलिंग, और यह होता है लो टेंपरेचर पे। तो 94 से टेंपरेचर ले जाना पड़ता है 55 to 60, यानी कम करना पड़ता है। तो हो गया प्राइमर ऐड। फिर डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर को भी ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड, किस डायरेक्शन में? 5'3' डायरेक्शन में। इसको भी करेगा ऐड न्यूक्लियोटाइड, किस डायरेक्शन में? 5'3' डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि 3' पे होता है OH ग्रुप और वही एक्सटेंड होगा। इसको एक्सटेंशन कहेंगे या पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो अगला स्टेप हो गया एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। तो P1 की बन गई D1, P2 की बन गई D2, और यही बार बार करता रहेगा तो एम्पलीफाई होता रहेगा। ये PCR का आखिरी पॉइंट बेटा देख लो, इसी के साथ ये खत्म। तो सबसे पहले क्या किया बेटा? सबसे पहले आपने क्या किया मेरे बच्चे? आपने पेरेंट स्ट्रैंड को दोनों को अलग किया, डीनेचुरेशन हाई टेंपरेचर पे। तो ये P1 है, ये P2 है, 5'3', 3'5'। फिर आपने एनीलिंग की लो टेंपरेचर पे 55 to 60 डिग्री पे, इसको कहेंगे एनीलिंग। आरएनए प्राइमर ऐड किया। आरएनए प्राइमर किस डायरेक्शन में? 5'3' पे क्या होता है? OH। यहां भी आरएनए प्राइमर 5'3" ने क्या प्रोवाइड किया? OH। तो फंक्शन ऑफ प्राइमर क्या है?
प्राइमर आपको देता है 3' एंड जिस पे होता है OH। फिर अगला स्टेप जो होगा एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, उसमें ऐड करेगा टैक डीएनए पॉलीमरेज। इसी OH ग्रुप को जो 3' एंड पे है एक्सटेंड करेगा। क्यों एक्सटेंड करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है इसी OH ग्रुप के साथ। अगर यहां पे होता तो रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में होती 3-5, लेकिन OH यहां है तो 5-3 डायरेक्शन में, यहां भी होगी 5-3 डायरेक्शन में। तो बन गए P1 ने बनाया D1, P2 ने बनाया D2। जो ऊपर बेसिस है नीचे कॉम्प्लीमेंट्री, जो ऊपर बेसिस है नीचे कॉम्प्लीमेंट्री। तो बन गए आपकी एम्प्लीफिकेशन हो गई, उसकी भी एम्प्लीफिकेशन हो गई, इसकी भी एम्प्लीफिकेशन। तो एक्सटेंशन जो है पॉलीमराइजेशन करवाता है टैक डीएनए पॉलीमरेज, नए नए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करके करके। और एक्सटेंशन याद रखना बेटा, एक्सटेंशन होता है 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे लास्ट वाला स्टेप होता है। पीसीआर की एप्लीकेशन आप जानते हो, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर याद रखो बेटा, नंबर 1 पीसीआर में हम क्या करते बेटा, हम क्या करते, हम पीसीआर से क्या करते बेटा, हम डीएनए को करेंगे एम्पलीफाई। क्या करेंगे बेटा? डीएनए को करेंगे एम्पलीफाई, यानी डीएनए की बनाएंगे बहुत सारी कॉपी और फिर उसको यूज करेंगे बच्चा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग में, जहां हम दुश्मन को पहचानते हैं। क्या ये इसका मतलब ये क्रिमिनल साइंस में, यानी ये फॉरेंसिक साइंस में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स में यूज हुआ। तो आपको क्या मिला बेटा? कोई जगह है जहां क्राइम हुआ, सेक्सुअल क्राइम हुआ या कोई भी क्राइम हुआ, कत्ल हुआ, वहां दुश्मन का आपको ब्लड सैंपल मिला, या दुश्मन के बाल मिले, या दुश्मन के माउथ का स्वैब मिला, या दुश्मन का ब्लड मिला। आपने उससे दुश्मन का ब्लड, अपने उस दुश्मन के ब्लड से, सैंपल से, सीमन से दुश्मन का डीएनए निकाला। फिर आपने उस दुश्मन के डीएनए को क्या किया? पीसीआर। पीसीआर से क्या हुआ? उस डीएनए की हजारों लाखों कॉपीज बनी बार बार। फिर आप उस डीएनए को किस टेक्निक में यूज करोगे? फिंगरप्रिंटिंग, ताकि आप देखोगे ये जो दुश्मन का डीएनए है, ये जिस पे शक है उनमें से किसके साथ मिलता है। तो क्राइम सीन पे आपको दुश्मन का सैंपल मिला, वहां से दुश्मन का डीएनए मिलेगा, उसको पीसीआर के जरिए एम्पलीफाई करो, तो अब आपके पास दुश्मन यानी क्रिमिनल की बहुत सारी कॉपीज है जीन की। अब जिस पे शक है फिर उसका डीएनए ले लो, फिर दोनों डीएनए को कंपेयर करो, इसी को कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दूसरा पीसीआर की एप्लीकेशन है स्टडी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर स्टडी करना, ठीक है जी। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, जो डिफेक्टिव जीन्स है, आप डिफेक्टिव जीन्स को निकालो, उनका पीसीआर करो, उनकी बहुत सारी कॉपीज बनाओ, फिर उनको स्टडी करो। तो तीसरा है डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, ठीक है बेटा। आपका जो सैंपल होगा, पेशेंट का सैंपल होगा, पेशेंट का जो सैंपल होगा ना, उसमें जाहिर सी बात है दुश्मन छुपा है, उसका डीएनए छुपा है, उसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे, फिर उसको स्टडी करेंगे, डायग्नोस करेंगे। ये सारी हो गई एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। ये हो गया जी बेटा हमारा बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स खत्म, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस भी, एप्लीकेशन। तो इंशाल्लाह अब आपके खाली इसमें 2 लेक्चर बचते हैं, एक ह्यूमन जेनेटिक्स का 1 लेक्चर होगा और एक एवोल्यूशन का 1। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।